हेलो मेरे ढिंचाक ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि मस्त होंगे, झकास होंगे एज ऑलवेज और खूब मजे कर रहे होंगे। फिर निक भैया आए, क्या लाए? तो जो आपका इंतजार था कि भैया एक क्लास 12 की क्लास स्टार्ट करो, तो फिर मैं लेकर आ गया हूं पहली क्लास। पर सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो क्लास के बाद आपको आ सकते हैं, वो ये है कि आप कहेंगे कि भैया पीडीएफ कहां मिलेगा, डीपीपी कहां मिलेगा, डीपीपी सॉल्यूशन कहां मिलेगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा पीडब्ल्यू की ऐप पर। आपको वहां जाना है, सब कुछ आपको मिलेगा वहां से। डीपीपी से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन से चेक करना है, जो भी चीज रह जाएंगी हमें कमेंट करना है और फिर हम उसका रिप्लाई तो करेंगे ही। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने ये तो बता दिया जो आपको क्लास के बाद प्रॉब्लम आ सकती है या क्लास के दौरान आपको प्रॉब्लम आएगी। अब बारी किसकी है? अब हम सफर स्टार्ट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या जानना है भैया जी, कौन सी जगह है जहां हमें जाना है। तो सबसे पहले देखिए आज की क्लास हमारी किसके ऊपर है। तो आज की क्लास हमारी चैप्टर 1 जो कि है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स देखेंगे हम, और वो भी है पार्ट 1। अब पार्ट 1 में क्या क्या कवर होगा तो चलिए देखते हैं। पर उससे पहले हमने ये तो बता दिया कि चैप्टर कौन सा आज हम पढ़ने वाले, पर सबसे पहला काम क्या होता है? सिलेबस, यानी कि पूरा रास्ता जानना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिलेबस की ओर। तो सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो कि है 36 नंबर का। अब जाहिर सी बात है ये एक चैप्टर नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, ये तो पूरा नाम है उनका। तो वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला तो अभी अभी हमने देखा फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के अंदर क्या करेंगे हम? तो इसके अंदर हमें ये देखना है कि बेसिक क्या है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्ट्स एडजस्टमेंट सीखेंगे, गारंटी सीखेंगे, डीड के बारे में जानेंगे, एब्सेंस होगा तो जानेंगे, पार्टनरशिप का मतलब जानेंगे, ये सारी चीजें इसके अंदर जानेंगे। देन इसके बाद कुछ है छोटे टॉपिक्स जो आपको हमेशा काम आने वाले हैं, वो एक अलग से चैप्टर नहीं है पर कई बुक्स में बनाया हुआ है, तो हम भी उसको अलग से देखेंगे। वो है गुडविल, जिसको शॉर्ट में मैं जीडब्ल्यू लिख दे रहा हूं। फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि वो चेंज होता है तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम पहले बेसिक सीखेंगे, इसलिए ये भी एक अलग से ही पढ़ेंगे। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, चेंज इन PSR, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हुआ तो क्या होगा। देन उसके बाद जो आप लोगों को अब तक पता चल भी गया होगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे एडमिशन। फिर एडमिशन होगा तो जाहिर सी बात है रिटायरमेंट भी होने के चांसेस होते हैं, तो रिटायरमेंट भी सीखेंगे, हो या ना हो हमें तो सब कुछ सीखना ही है। तो रिटायरमेंट होगा, फिर रिटायरमेंट के बाद आएगी बारी डेथ की, अगर भगवान जी को कोई ज्यादा ही प्यारा आ गया तो। देन उसके बाद डिसोल्यूशन की, क्योंकि सब कुछ सेम नहीं रहता है ना, कभी ना कभी कुछ ना कुछ दरार आती है, तो पता चला पार्टनरशिप के सारे पार्टनर्स ही चले जाएं एक को छोड़कर, और अगर सारे चले गए तो वैसे भी डिसॉल्व होगा, तो डिसोल्यूशन भी हम पढ़ेंगे ऑफ पार्टनरशिप। तो ये सारे चैप्टर्स को मिलाकर देखा जाए तो ये 36 नंबर का है, काफी बड़ा चैप्टर है, इसीलिए हमने इसको स्टार्ट किया है क्योंकि ये सिंक वाइज है, और एक बार ये कंप्लीट हो गया तो आप कहोगे ओके 36 नंबर तो हमारे बन गए हैं। ठीक है, तो यहां से बात बढ़ेगी और कारवां आगे जाएगा। फिर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहां पे हम अकाउंटिंग शेयर्स के बारे में सीखेंगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। एक समुंदर जहां लोग खूब सारे पैसे कमाते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग हम यहां पर सीखेंगे। जाहिर सी बात हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो यहां नहीं सीखने वाले हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है इशू ऑफ डिवेंचर। अब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये तो सभी के यहाँ कॉमन ही है। पर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, पर जैसा मैंने आपको बताया हम उसे पढ़ाएंगे। मैं गुजारिश भी करूंगा कि सभी लोग उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि आगे चलकर वो काम आने वाला है। पर फिर भी अगर कोई कह रहा है भैया हमें टाइम वेस्ट नहीं करना, हम तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम बस 11-12 पास करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ और करना चाहते हैं, तो फिर ठीक है, मैं तो बस गुजारिश ही कर सकता हूँ, आखिरी कॉल तो आपका ही है। तो आप उसे नहीं पढ़ेंगे बट हम तो उसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी हम करेंगे। देन उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो है ये 24 नंबर का चैप्टर है। जाहिर सी बात है ये जो मार्क्स दिए गए हैं, ये मार्क्स मैंने सीबीएसई के न्यू पैटर्न के हिसाब से रखे हैं, तो इसमें रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि जो 24 नंबर है वो सीबीएसई में इन दोनों के बेसिस पे होगा। पर अदर स्टेट्स हैं, मुझे नहीं पता कि वहां पे कैसे क्या मार्क्स चल रहे हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, तो ये सीबीएसई के हिसाब से। आप अगर अदर स्टेट्स के हैं तो आपको अपने उनसे पूछना है कि भाई किस चैप्टर के कितने नंबर है, बताओ तो सही किसका कितना वेटेज है। वैसे भी आपको बुक्स में मिल ही जाएगा, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, देन उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें सबसे पहले हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही समझेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। शेड्यूल 3 के हिसाब से बैलेंस शीट को समझेंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समझेंगे। देन फिर कुछ थ्योरीज हैं, और उसके बाद आता है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी वो कौन से टूल्स हैं जिससे हम, जिनकी मदद से हम एनालाइज करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। ठीक है, देन एनालाइज कर लिया, इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं अकाउंटिंग रेशियो अलग से लिख रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि ये चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। हालांकि ये चैप्टर 3 मार्क्स का ही आता है या 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन ये आपके अंदर एक एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करता है। ये आपको दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को समझाता है। ये आपके अंदर एक एनालिटिकल थिंकिंग जनरेट करके ये बोलता है कि भाई ये दोनों चीजें इंक्लूडेड है, इनको कैसे एनालाइज करना है। और फ्यूचर में अगर आप शेयर्स में जाते हैं या फिर आप किसी मैनेजमेंट में जाते हैं तो वहां पर तो आपको हमेशा दो लोगों के बीच के रिश्ते को समझना है। यहां पे इफेक्ट डाला, यहां पे क्या इफेक्ट हुआ, ये समझना है। ये जो थिंकिंग समझने वाली है वो इस चैप्टर से आएगी। इसीलिए मैं यहां पे एस्ट्रिक्ट मार दे रहा हूं क्योंकि ये नंबर कम होते हैं तो बच्चे बस फॉर्मूला रट के चले जाते हैं। उसमें 11th में या 12th में तो मार्क्स आ ही जाते हैं अगर आप फॉर्मूला रट के जाते हो तो। लेकिन जिंदगी के लिए जरूरी यह है कि आप समझें, दो चीजों के बीच के रिश्तों को समझें या 3-4 चीजों के बीच के रिश्ते को समझें। करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में क्या रिश्ता है, क्यों इनका आइडियल रेशियो है, जो भी है वो क्यों है, 2:1 है वैसे तो क्यों है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। तो यहां मैंने एस्ट्रिक्ट मार दिया। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये खुद में ही एक चैप्टर है जो कि 8 नंबर का है। ये वाला हमारा 12 नंबर का था। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम जानेंगे कि कैश दिखता तो इतना सा, अगर मान लीजिए पैसे हैं तो इतनी गड्डी बहुत हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटीज के इफेक्ट से हमें पता चलेगा कि भाई मैं किस एक्टिविटी पे ज्यादा खर्च कर रहा हूं, किस पे कम खर्च कर रहा हूं, कितना मुझे रिटर्न आ रहा है। वो सब हम कहां सीखेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट में सीखेंगे। तो ये हमारा पूरा कारवा है जो कि हम 12th क्लास में कवर करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने हेडिंग में कहा था कि आज हम क्या कवर करेंगे, उसमें पार्ट 1 लिखा है तो जाहिर सी बात है आपके मन में सीधा डाउट आ गया होगा। वैसे भी क्यूरियोसिटी माइंड है तो डाउट तो आना ही चाहिए, ये तो अच्छी बात होती है कि भैया पार्ट 1 में क्या क्या कवर करोगे वो तो बताओ। तो चलो फिर वो जान लेते हैं। तो देखिए पार्ट 1 में जो हम कवर करने वाले हैं, सबसे पहले तो जाहिर सी बात है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप कवर करेंगे। देन उसके बाद फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप कवर करेंगे। फिर राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर जानेंगे, क्या है भाई ये सब। फिर मीनिंग, कंटेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहां पे एक पार्टनरशिप डीड भी होती है, उसके बारे में भी जानेंगे। देन प्रोविजंस इन दी एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या होगा अगर डीड बनी ही नहीं तो क्या होगा, वो भी आज ही सीखेंगे। देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये बहुत लोगों ने बहुत मेहनत करने के बाद सरकार पे दबाव डाल के इसको बनवाया है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि ये होता क्या है। देन जाहिर सी बात है यहाँ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लिखा हुआ है, भैया यहाँ पे पार्टनरशिप लिखा हुआ है, क्या ये दोनों अलग हैं? सीधा माइंड में क्वेश्चन रेज हो जाना चाहिए। तो फिर मैं कहूँगा बिल्कुल अलग है। तो ये देखिए डिफरेंस भी इसके बीच में अलग है, तो डिफरेंस तो पढ़ना पड़ेगा, तो उसको भी पढ़ेंगे। फिर इलस्ट्रेशन, जाहिर सी बात है पावर ऑफ थ्योरी आपने अपने पास रख ली, लेकिन थ्योरी का आप करोगे क्या, अचार तो डालना नहीं है, उसका इंप्लीकेशन जरूरी है। और वो कैसे चेक होता है कि आपने जो थ्योरी अर्जित की है वो सही की है या नहीं की, उसके लिए इलस्ट्रेशंस जरूरी होते हैं। तो फिर हम आज जानेंगे जो भी मैंने ये सब पढ़ाया वो आपने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा, उसकी चेकिंग यहां पर होगी। अब क्लास स्टार्ट होने वाली है, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि आप लोगों को पेन कॉपी अपने पास रखना है। जब भी हम ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं पेन कॉपी आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि आपको ये चैप्टर नहीं आता, लेकिन आपने 11th क्लास में कुछ ना कुछ तो मेमोरी रिटेन की होगी। तो 11th क्लास के बेसिस पे अब आप कितनी आगे जा सकते हैं, कितना आप सोच सकते हैं, क्योंकि जिसने भी ये चीजें बनाई हैं उसने भी तो सोचा ही होगा, उसके पास भी तो कुछ पॉइंट्स होंगे, उसी को आगे बढ़ाया होगा। तो क्या आप उस पॉइंट्स तक पहुंच पा रहे हैं, इसके लिए जरूरी क्या है कि आप अपने पास पेन कॉपी रखें और साथ में मेरे साथ चलें, वरना फिर कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि फ्री की चीज लोग वैल्यू नहीं करते, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसकी वैल्यू जरूर करेंगे। तो फिर पेन कॉपी निकालिए, बैठिए और हम चलने वाले हैं इस सफर में। क्या आप एक्साइटेड हैं? मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे हाँ। तो चलो फिर चलते हैं। तो देखिए हमारे पास एक कैरेक्टर है स्माइली जी, इस बार नाम चेंज है। स्माइली जी देख रही हैं, किसको देख रही हैं? खड़ूस जी को। कह रही है कौन है जिसने मुझे नहीं देखा? तो खड़ूस जी कह रहे भाई अपना तो बिजनेस का काम है, हम तो यही करेंगे। अब ये लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये अकेले कह रहे हैं मैं इंडिपेंडेंट सब कुछ कर लूंगी। खड़ूस सिंह कह रहे मैं तो भैया अकेले ही करता हूँ, ये दूसरे लोग आ जाते हैं तो पंगे कर देते हैं। तो अब इनकी एक नॉर्मल सी समझने के लिए एक छोटा सा ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इनका टी एंड पीएनएल है, ठीक है। अभी तक आपने यही पढ़ा था, याद रखिएगा 11th क्लास में। तो मान लीजिए यहाँ पर एक एक्सपेंस है, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें होती है लेकिन ये समझाने के लिए। तो 5 लाख यहाँ पे इन्होंने सेल्स किया, ये मान लीजिए 10 लाख का हो गया। देन इसके बाद जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था, तो इसको माइनस किया तो 5 लाख हो गया। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता था, तो ये तो 5 लाख ही आया। फिर मान लीजिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो इन्होंने 3 लाख का कर दिया। तो बताइए नेट प्रॉफिट कितना बचा? बहुत ही सिंपल है, ये तो माइनस ही करना है। तो नेट प्रॉफिट जो हमारे पास बचा वो 2 लाख का बचा। हमने कहा ओके रख लेते हैं। अब देखते हैं खड़ू सिंह जी का क्या चक्कर है। तो खड़ू सिंह जी ने भी है खूब मेहनत की है, अब उन्होंने स्टार्ट किया। तो यहां पर उनके पास जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेट सपोज 6 लाख है, उनके पास जो सेल्स है वो 15 लाख है। तो जाहिर सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया? 9 लाख आ गया।
फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट यहां पर आके ट्रांसफर हो जाता था, 9 लाख आ जाता था। याद आ रहा है आपको अपना बचपन, है ना, ऐसे ही करते थे हम। देन उसके बाद यहां पे मान लीजिए इनका इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है, ये डी लिख दिया है मैंने गलती से, तो इरेजर साहब आ जाइए, जब भी कुछ गलती करेंगे तो इरेजर साहब हमारे पास आ जाएंगे हमारी मदद के लिए। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेट सपोज इन्होंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना कर लिया, 6 लाख कर लिया, तो बचा कितना, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास जो बच रहा है वो है 3 लाख। अब स्माइली जी कह रही है, अरे खड़ूस राम, इतना खड़ूस बन के क्या करेगा, तूने ज्यादा तो कोई प्रॉफिट कमाया नहीं, 3 लाख ही कमाए, मैंने भी 2 लाख कमाए, आओ चलो हाथ मिलाते हैं और पार्टनरशिप करते हैं और दोनों मिलकर प्रॉफिट को और बढ़ाते हैं। खड़ूस सिंह भी सोचने लग गए करें कि नहीं करें। फिर उन्होंने देखा कि हाँ यार, ऐसा तो कुछ खास मैं भी कर नहीं रहा हूं, तो चलो ट्राई कर लेते हैं, ट्राई करने में क्या है। तो यानी कि वैसे तो खड़ूस सिंह बहुत ही सख्त हैं, पर यहां वो पिघल गए। अब स्माइली जी बोलेंगे तो पिघलना ही था, तो अब स्माइली जी यहां आ गई, खड़ूस सिंह जी भी यहां आ गए। अब जाहिर सी बात है, इनके पहले तो इंडिविजुअल नाम थे जो कि फुर हो गए, अब क्या होगा, अब पार्टनरशिप हो गई है, तो पार्टनरशिप का भी एक नाम होगा। वो नाम क्या है, तो ये देखिए नाम आ गया मिल्खा जी। क्या आप इनको जानते हैं? वैसे यहाँ नाम मैंने इसलिए रखा है ताकि थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी हो। ये हमारे फ्लाइंग सिख जी हैं, ये काफी फास्ट रनिंग करते थे, इनको कहा गया था शायद प्राइम मिनिस्टर ने या पीएम के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था इनसे, फ्लाइंग सिख, एकदम उड़ते हुए सिख थे ये। अब तो नहीं है, पर इनके नाम पे बहुत सारी उपलब्धियां, आप चाहें तो इनको जान सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़े रोल मॉडल है, इनके ऊपर एक फिल्म भी है, ठीक है, तो ये उसी के ऊपर रखा गया। अब चलो वापस टॉपिक पे, तो ये हमारे मिल्खा सिंह जी हैं, यानी इन्होंने अपना नाम रख दिया मिल्खा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इन्होंने अपना नाम नहीं रखा, अब पार्टनरशिप हुई है, फर्म का नाम रखा है। तो एक एक चीज याद रखिएगा, पहले पार्टनर्स के नाम थे, फिर फर्म का नाम आ गया। अब फर्म का नाम आ गया तो अब क्या करना है बताइए, इनको पार्टनरशिप स्टार्ट करनी है। तो देखिए अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया। तो क्या लगता है आपको कि ये दोनों जो फिगर्स हैं ये दोनों ऐड हो जाएंगी, बस बात खत्म? अगर ऐसा होगा तो कोई पार्टनरशिप करेगा ही क्यों, क्योंकि उसमें कोई फायदा है नहीं। इसमें तो फिर खड़ूस सिंह जी कहेंगे भाई पहले मुझे 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, अब 2 और 3 5, और अगर मान लो बराबर का हिस्सा बढ़ गया तो मेरे लिए तो घाटा ही हो गया। दो लोग तभी मिलते हैं जब उन्हें लगता है सी एनर्जी होगी उनके बीच में, यानी कि जैसे आपने सुना होगा 1 और +1 2 नहीं होता, यहाँ पे 3 4 5 होता है। 11 तो वैसे ब्रदर्स के केस में होता है, इसलिए मैंने 11 नहीं बोला, तो 2 से ऊपर होना चाहिए, 3 4 5, इसीलिए दो लोग मिलते हैं, वरना वो क्यों मिले, ठीक है। तो देखिए अब इन्होंने मिले, अब मिले तो इनकी सेल्स हो गई कितनी, सेल्स हो गई 24 लाख, यानी सेल्स भी इनकी बढ़ गई। फिर इनका डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था, तो इन्होंने कहा भैया देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस कितना था। डायरेक्ट एक्सपेंस इन्होंने किया 7 लाख, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा बताइए, 24 में से 7 माइनस करेंगे, बहुत ही सिंपल है 17 लाख। फिर यही ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 17 लाख है। अब फिर यहाँ पर यह आए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो था इनका लेट सपोज 10 लाख था, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो ये 7 लाख हो गया। यानी ये तो मुस्कुराने का मौका आ गया कि जो सोच के इन्होंने पार्टनरशिप किया था वो सच हो गया। पहले 3 और 2 5 हो रहे थे, पर अब जब ये दोनों जुड़े तो 7 हो गए। तो इसीलिए लोग पार्टनरशिप करते हैं। अब हमने ये तो समझ लिया, पार्टनरशिप में हमने जो जो चीजें ध्यान दी वो आपने अब देख ली होंगी। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए जब हमने पार्टनरशिप में देखा तो सबसे पहला पॉइंट हमारे मन में क्या आया बताइए, ये सारी चीजें अब आपको लिखनी है। आपने जो भी सोचा, मैंने एक पार्टनरशिप का एक ओवरव्यू आपको दिया कि लोग क्यों जुड़ते हैं, जो भी चीज आपने पहले सीखी है 11th में और जो अभी अभी आपने देखा, इसके हिसाब से सोचिए कि क्या क्या चीजें आ सकती हैं पार्टनरशिप में, आपको सोचना है। फिर हम चेक करेंगे कि वो सारी चीजें आ रही हैं या नहीं आ रही। सबसे पहली चीज, 2 लोग मिले यानी 2 और मोर। यहां पे हमारे पास एग्जाम्पल में तो 2 लोग मिले, लेकिन 2 से ज्यादा भी पार्टनरशिप में आ सकते हैं, सिंगल नहीं हो सकता। दूसरी चीज, पार्टनर होंगे, यानी कि जो भी पार्टनरशिप में आएंगे इंडिविजुअली उनको पार्टनर बोला जाएगा, उनका नेम भी होगा, जाहिर सी बात है वो कहीं रहते भी होंगे, यानी कि एड्रेस। ये वो सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके दिमाग में खुद ही आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तो रैशनल थिंकर्स हैं, है ना, एनालिटिकल थिंकर्स हैं। तो फिर ये भी आ गया। फिर जाहिर सी बात है अब क्या हुआ, पार्टनरशिप बनी। तो जब पार्टनरशिप हुई तो जाहिर सी बात है उनका भी कुछ चीजें आई होंगी। क्या? सबसे पहला तो था नाम, मिल्खा, ठीक है। फिर पार्टनरशिप बनी है तो अब दोनों अपने अपने घर से तो नहीं चलाएंगे, एक जगह पे होंगे, यानी एक रजिस्टर्ड एड्रेस होगा, यानी पार्टनरशिप का भी एक एड्रेस रहेगा, पार्टनरशिप फर्म का, ठीक है। देन उसके बाद अब ये तो पार्टनरशिप से रिलेटेड हो गए। अब आप याद कीजिए 11th क्लास, क्योंकि पार्टनर्स अब कहेंगे भैया हम दोनों बैठ गए, अब डिसाइड करते हैं कौन क्या क्या चीजें लाएगा। तो जाहिर सी बात है पहले तो स्माइली जी के पास भी कुछ कैपिटल होगी और खड़ूस जी के पास भी कोई कैपिटल होगी, यानी यहां पॉइंट कौन सा आएगा, कैपिटल का।
कि भाई कौन कितनी कैपिटल लाएगा, ये एक पॉइंट आ गया। अब कैपिटल आते ही खड़ू सिंह और इस्माइल जी क्या करे, भाई साहब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि अगर ये कैपिटल मैं यहां ना लाता कहीं और लगाता तो मुझे वहां से इंटरेस्ट तो मिल ही जाता, अब मैं यहां लगा रहा हूं तो मुझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो लौटाओ, कुछ हिस्सा तो पकड़ाओ, यानी कि इंटरेस्ट लगेगा। तो ये भैया जी यहाँ पे कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मैं साथ में ही लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे। फिर जाहिर सी बात है, अब इंडिविजुअल ओनर है, ड्राइंग की आदत है, यहां भी ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग करेंगे तो इस बार फर्म कहेगी अरे भैया वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कह रहे थे आप, फिर ये लोग कहेंगे अरे यार अपने बोल में खुद ही फंस गए, तो यानी कि उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये लीजिए ड्राइंग्स हो सकती हैं यहां पर, फिर ड्राइंग्स होंगी तो जाहिर सी बात है उसमें इंटरेस्ट भी आएगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो सकते हैं। फिर ये लोग प्रॉफिट कमा रहे थे, नेट प्रॉफिट आ रहा था, यानी कि यहां पर भी प्रॉफिट आएगा, उसको बांटा भी जाएगा, तो यहां पर प्रॉफिट अगर आएगा और बांटा जाएगा, जाहिर सी बात है अगर बांटा जाएगा यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाएगा, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख दे रहा हूं पीएसआर। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आपने समझ ली होंगी, मेरे हिसाब से इतनी चीजें तो आपको बन ही जानी चाहिए, अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, हम सोचेंगे ऐसा हम क्यों नहीं पहुंच पाए, इससे ज्यादा बन रही है तो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि जब हम टॉपिक के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीजें सोची थी, क्या वो सारी चीजें उसमें अवेलेबल है या नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ कि इस्माइली जी कहने लगे कि यार देखो जब हम इंडिविजुअल थे ना तो मैं सैलरी भी ले लिया करती थी, उसने कहा भैया ओनर तो सैलरी लेता ही नहीं है, कहता हाँ तो नहीं लेता होगा कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ सैलरी लेना चाहती हूँ। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भैया जी मुझे सैलरी चाहिए। अब खड़ू सिंह जी कह रहे हैं मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं सैलरी के बारे में, ओनर कहाँ सैलरी लेकर जाता है, नहीं 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 मैं नहीं दूंगा, यानी यहां हो गया क्या झगड़ा, क्या हो गया झगड़ा। तो उन्होंने कहा ठीक है इस पॉइंट को रोक लेते हैं, लेकिन इस्माइल जी कह रहे नहीं नहीं मुझे तो सैलरी चाहिए ही चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 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 ये तो नहीं होगा, यानी यहां पे होने लगा झगड़ा, तो इन्होंने कहा इस पॉइंट को रोक लीजिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, फिर उन्होंने कहा भैया लोन का पॉइंट होगा, क्या पता अगर फर्म को कभी लोन की जरूरत पड़ी, मैंने लोन दे दिया तो जाहिर सी बात है लोन लगेगा तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देना पड़ेगा, तो यानी कि लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन भी आने वाला है, ये भी हमने पढ़ाई हुआ था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमारे पार्टनरशिप में कवर होंगे, इससे ज्यादा होंगे, ये मैंने बेसिक एक ओवरव्यू दिया है ताकि आप समझ पाए कि क्या हम यहां तक पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। अब हम यहां तक पहुंच गए, अब यहां पे चल रहा था झगड़ा, अब झगड़ा बढ़ गया तो देखिए इन्होंने क्या किया, ये लीजिए, तो ये देखिए इस्माइल जी कह रहे नहीं मुझे चाहिए, खड़ू सिंह कह नहीं मैं नहीं दूंगा, फिर ये तो झगड़ा हो गया। अब ये दोनों सोचने लगे अबे यार काश कोई ऐसी जगह होती जहां पे हमें पता होता कि पार्टनरशिप में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या करना पड़ता है, अगर पता होता तो हमारे बीच में झगड़ा ही नहीं होता, हम चुपचाप अपना बिजनेस करने लगते। तो फिर इन्होंने किसको याद किया, गवर्नमेंट को, कहा यार गवर्नमेंट तुम कुछ तो करो, कुछ तो नियम कानून बनाओ। तो गवर्नमेंट आके अरे भैया जी बना रखा है, थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा देखो। फिर इन्होंने उनको बताया उस शहर का नाम जहां पर ये सारी चीजें हैं, और वो कौन सा है, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसमें बताया हुआ है पार्टनरशिप के बारे में, उससे रिलेटेड काफी सारे सेक्शंस इसके अंदर हैं। अब मन में सवाल आएगा कि क्या भैया ये पूरा एक्ट हम पढ़ने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है हम लॉ के स्टूडेंट नहीं है, अगर आप लॉ करना चाहते हैं तो फिर इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा फ्यूचर में, लेकिन अभी तो हम सिर्फ अकाउंटेंसी सीखना चाहते हैं, तो हम यहां पर सिर्फ उन प्रोविजंस को पढ़ेंगे जो हमारी अकाउंटेंसी की दुनिया में मदद करने वाला है, पूरा लॉ तो हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के आते ही स्माइली जी खुश हो गई, वो कह रही है सबसे पहले ये बताओ कि मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं पार्टनरशिप। तो इन्होंने कहा ठीक है पहले ये बताओ क्या तुम दो से ज्यादा लोग हो, तो उन्होंने कहा नहीं दो से ज्यादा तो नहीं है, दो है, कहते ठीक है भाई, टू और मोर चलता है यहाँ पर, ठीक है भैया जी। फिर उन्होंने कहा ये बताओ कि क्या तुम दोनों बिजनेस करने के लिए इकट्ठे हुए हो, तो मैं अरे कैसे पागल हो भाई, रिलेशनशिप बनाने के लिए थोड़ी आए हैं, बिजनेस ही करने वाले हैं, यानी कि बिजनेस भी है। उसने कहा अच्छा जी ठीक है। अब ने कहा अगर बिजनेस कर रहे हो तो क्या प्रॉफिट भी बांट रहे हो, तो भैया जी बिजनेस क्या चैरिटी के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट भी तो बांट रहे हैं, अगर चैरिटी होगा तो वो तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएगा। तो उसने कहा अच्छा अच्छा चलो ठीक है, यानी कि पीएसआर भी बटेगा, ठीक है। देन उन्होंने कहा एक बात बताओ कि आप क्या एक साथ काम करेंगे, मान लीजिए कोई कभी कहीं चला गया तो क्या होगा, तो उन्होंने कहा हाँ यार ये तो पॉइंट है, अब क्या करें, अगर मान लो एक कहीं चला गया तो क्या होगा, तो इस पॉइंट को इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन मार दिया, ठीक है। मान लीजिए कोई कहीं बिजी है तो क्या करें, समझ में नहीं आया तो इन्होंने क्वेश्चन मार दिया। फिर उसके बाद बारी आती है आगे चलकर पांचवें पॉइंट की कि हमने टू और मोर हो गया, बिजनेस हो गया, सब कुछ हो गया। फिर वो पूछेंगे अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, लायबिलिटी किस किस की होगी ये बताइए, तो ये भी एक पॉइंट आ गया, लायबिलिटी किस किस की होगी। तो इन्होंने कहा यार ये भी देखना पड़ेगा, तो इसको भी इन्होंने क्वेश्चन मार्क मार दिया।
तो इन्होंने कहा यार ये पॉइंट्स तो बताओ, हम तो आपसे पूछने आए, आप हमसे ही सवाल पूछे जा रहे हो, ये क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा ओके रुको जरा, चलिए तो फिर अब हम देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से डेफिनेशन क्या कहती है। तो देखिए ये हमने सोचा है, अब देखते हैं कि ये एक्ट हमसे क्या कह रहा है। तो चलिए फिर पहुंचते हैं डेफिनेशन पे। तो देखिए एज पर सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कहा गया है, क्या कहा गया है इसको ध्यान दीजिए। पार्टनरशिप इज डिफाइंड एज, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस। क्या बोला गया है, पर्संस, यानी जाहिर सी बात है टू और मोर, सिंगल तो होगा नहीं, हु हैव, जिन्होंने एग्री किया है, शेयर दी प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को तैयार हो गए कि बिजनेस का जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम आपस में बांटेंगे। देन कैरीड ऑन बाय ऑल, यानी कि सब मिलकर करेंगे, या एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब है कि उन्होंने कहा या तो आप सब मिलकर काम करें, या फिर अगर आप अवेलेबल नहीं है तो फिर आप में से कोई एक सबके लिए काम करेगा। इसका मतलब है कि आप पार्टनरशिप में हैं। तो अब इस्माइली जी ने कहा अरे अच्छा, तो इसका मतलब अगर मैं कहीं चली गई और खड़ू सिंह जी ने किसी चीज पर साइन कर दिया या किसी चीज के लिए बोल दिया तो वो माना जाएगा। तो उन्होंने कहा जी हां, एक्ट ने क्या कहा, जी हां, अगर आप इस बात के लिए एग्री करते हैं तो फिर तो पार्टनरशिप है। अब जाहिर सी बात है कोई ऑप्शन था नहीं, उनका हाँ यार सही बात है, अब जब पार्टनरशिप कर ही ली है तो ट्रस्ट तो जरूरी है, भरोसा तो करना पड़ेगा कि सामने वाला आदमी सही ही कर रहा है। तो यानी कि हमारे पास पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। बेसिकली हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए लायबिलिटी को छोड़कर। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि आपको लायबिलिटी नहीं पड़ेगी, लायबिलिटी आपको पड़ेगी, आगे वाले पॉइंट्स में हम पूरा पढ़ लेंगे, यहां पर लायबिलिटी होती है अभी भी, पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क बने रहना चाहिए, ठीक है। नाउ अब उसके बाद नोट्स, कुछ नोट्स हैं। नोट्स क्या है, द पर्सन हु हैव एग्रीड टू फॉर्म पार्टनरशिप बिजनेस आर इंडिविजुअली, यानी कि वो जो इंडिविजुअली होते हैं उनको बोला जाता है पार्टनर्स। देखिए ये हमने पता कर लिया था कि भाई जो सिंगल है जाहिर सी बात है पार्टनरशिप है, जो सिंगल है उनको बोलेंगे पार्टनर्स। जब दोनों मिल जाएंगे कलेक्टिवली हम उसको क्या बोलते हैं, एज फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म बोल रहे थे हम, ठीक है। एंड द नेम अंडर विच दे आर कैरिंग द बिजनेस इज कॉल्ड फर्म नेम। जो नाम है मिल्खा वो क्या हो गया, फर्म का नाम हो गया। देखा, हम बिना पहुंचे भी यहां तक पहुंच चुके थे। कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर हमने कोई चीज सोची और वो वैसी ही निकल गई, तो है ना। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप पेन कॉपी साथ में रखें ताकि आप उसमें लिखते रहें चीजें और फिर हम उसको चेक करेंगे कि क्या वो सही है या नहीं है। इससे आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है। फर्म नेम हो गया, तो ये एक नोट तो पूरा हो गया। दूसरा नोट, एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट। अब देखिए क्या लगता है आपको, आपने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है जिसमें बिजनेस ओनर जो है वो और मैनेजमेंट जो है वो अलग होती है। तो क्या आपको लगता है कि यहां पर भी पार्टनर्स और पार्टनरशिप फर्म अलग होनी चाहिए? अब बताइए, अगर आपने पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर ही अलग कर दिया तो बचा कौन? क्योंकि यहां पर पार्टनरशिप के जो लोग हैं, पार्टनर जो हैं, वही मैनेजमेंट है, वही सारा कुछ काम कर रहे हैं, जैसे सोल प्रोप्राइटर है भाई। अगर वही चला गया तो बचा ही क्या? वैसे ही यहां पर भी है कि अगर पार्टनर्स कुछ कर ही नहीं रहे तो फिर बचा क्या। इसीलिए अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर पार्टनर की हम अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं, किसने कितना कैपिटल लाया, किसको कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिला, किसको क्या क्या मिला, वो सब अलग है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, वरना स्माइली जी कहेंगे अरे नुकसान हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। खड़ूस सिंह जी का अच्छा आई बड़ी, मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है। तो उसमें क्या होगा कि दोनों एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि दोनों एग्री करेंगे, मतलब दोनों पे ही लायबिलिटी बनेगी। तो एज पर अकाउंटिंग व्यू पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म इज ट्रीटेड एज सेपरेट बिजनेस entity distinct from its partners. However, as per legal viewpoint, a partnership is not a separate legal entity. ये separate legal entity नहीं है. In the other words, it has no existence separate from its partners. It means that in case bankruptcy of the partnership firm, private estate of partners would be liable to meet the firm's debt. यानी कि अगर कभी बैंक्रप्सी आ गई तो आपको अपने घर से भी पैसे लाने पड़ेंगे और अपनी लायबिलिटी को चुकाना पड़ेगा। यानी लायबिलिटी का पॉइंट यहां पर कवर हो गया कि अगर लायबिलिटी हुई और इतनी ज्यादा हुई कि आपके बिजनेस से भी ज्यादा हो गई तो आपको अपने घर के एसेट्स को भी नीलाम करना पड़ेगा, पर लायबिलिटी चुकानी पड़ेगी। तो देखा, लायबिलिटी वाला पॉइंट भी यहां पर आ गया। तो पार्टनरशिप एक्ट ने हमको सारी डेफिनेशन बता दी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे मैंने सर्कल मारा था। सबसे पहला, रिलेशन होना चाहिए पर्सन्स के बीच में, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। अब यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ प्रॉफिट नहीं होता है, अभी हम पॉइंट में समझेंगे। प्रॉफिट्स लिखा हुआ है लेकिन ये इंप्लाइड है कि लॉस भी उसमें शेयर होगा, वरना ये पॉइंट आता ही नहीं है ना। लाइबिलिटी भी तो सबकी है, तो जाहिर सी बात है लॉस है तभी तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी बहुत ज्यादा। ओके, देन बिजनेस, ये थर्ड पॉइंट है। कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि ये फोर्थ पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, यही पॉइंट्स इसके फीचर्स भी हैं। कितना सिंपल है, अगर आपने एक बार इस डेफिनेशन को याद रख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो फीचर्स भी आपके अपने आप ही आ गए। तो चलिए फिर फीचर्स देखते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आने वाली है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला है 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए। तो थ्योरी में देख लीजिए, इन ऑर्डर टू फॉर्म पार्टनरशिप देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन्स कमिंग टुगेदर। 2 पर्सन तो होने ही चाहिए जो इकट्ठे आ रहे हैं। ने कहा ओके हम तो हैं ही, स्माइली जी ने कहा भाई हम तो हैं ही, कॉमन गोल यही है कि बिजनेस करना है, खूब बड़ा बनना है। फिर इन अदर वर्ड्स, अगर किसी और भाषा में कहा जाए तो द मिनिमम नंबर ऑफ अ पार्टनर इन अ फर्म कैन बी 2। मिनिमम नंबर 2 तो होने ही चाहिए। देयर इज हाउएवर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है लिमिट्स द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 50। ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट नंबर हो सकते हैं वो 50 हो सकते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से, सॉरी द इंडियन कंपनीज एक्ट के हिसाब से ये बोला गया है। ठीक है, नाउ सेक्शन 464 रेड अलोंग विथ रूल नंबर 10, ये पॉइंट आपको याद रखना है। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर क्यूरियोसिटी माइंड होता है और थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज होती है ना, तो अच्छा लगता है। और आप अपने दोस्तों में किसी बोले तेरे को पता है कौन से रूल के हिसाब से है ये, तो सामने है, अगर उसको नहीं पता होगा थोड़ी मौज लेने में मजा आता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए। तो ये सेक्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा है सेक्शन 464 रेड अलोंग विद रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014। अब आपको भैया ये 14 है ये 13 है, ऐसा क्यों? तो इसके सिंपल रीजन होते हैं कि एक्ट जो है वो 13 में बन गया, जाहिर सी बात एक्ट को फिर रिव्यू किया जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो बहुत सारी पॉइंट सामने निकल कर आते हैं। अब गवर्नमेंट बार बार उस एक्ट को थोड़ी बदलेगी कि 13 के बाद 14 कर देगी, फिर 15 कर देगी, फिर 16 कर देगी। तो इसलिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स लेकर आती है। तो रूल जिस ईयर में लेकर आए हैं, रूल्स का नाम फिर उसी ईयर पे रहता है, इसलिए ये 2014 है। एक्ट वैसा ही है, बस उसको समझाने के लिए उन्होंने एक रूल भी ला दिया, वो 2014 में लाए होंगे, इसलिए यहाँ पे 14 आ रहा है। ठीक है, नाउ द पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स एक्सीड्स दिस लिमिट। अगर 50 से ज्यादा होते हैं तो ये एक प्रॉब्लम है, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो नॉर्मली केस में 50 है, लेकिन 100 भी अलाउ है सम केसेस में। ठीक है, बट हमारी किताब के हिसाब से अभी हमें याद रखना है कि 50 ही हमारी मैक्सिमम लिमिट है, इसीलिए मैंने 100 को नहीं डाला, वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वरना तो आप 100 जा सकते हैं कुछ केसेस में, अगर आप पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, नाउ नोट, अब इसमें कुछ नोट है कि जो 2 और मोर पर्सन्स हैं वो पर्सन्स होने कौन चाहिए। क्या चुन्नू मुन्नू को भी उठा लिया जाए पार्टनर बनाने के लिए, या फिर मान लीजिए अगर कोई दिमाग से नहीं है, मतलब दिमाग से सही नहीं है, तो क्या उसको भी पार्टनर बना ले। कोई ऑलरेडी बैंकक्रप्ट है तो क्या उसको भी पार्टनर बना ले। तो इसके लिए भी कुछ नियम है, तो उनको देख लेते हैं। नोट, सबसे पहली बात, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए लायबल ही नहीं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अभी आप तैयार ही नहीं है, तो फिर आप पार्टनरशिप कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब कौन कौन से लोग होंगे आप खुद से सोच के बताइए। एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए पॉइंट, अगर आपने ये वर्ड मिस कर दिया, इसको वाइट किया हुआ है, अगर आपने ये वर्ड मिस कर दिया तो आप क्या पढ़ेंगे, द फॉलोइंग पर्सन आर, द फॉलोइंग पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। समझ में क्या आया कि भाई ये लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एक वर्ड मिस किया यानी सावधानी हटी, दुर्घटना घट गई। एक वर्ड अगर आप मिस कर जाएंगे, एक्सेप्ट वर्ड, तो आपको लगेगा कि भाई ये पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या कहा गया है, एवरी पर्सन एक्सेप्ट, यानी इनको छोड़कर हर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो पार्टनरशिप में आ सकता है, पर ये लोग पार्टनरशिप में नहीं आ सकते। वो कौन कौन से हैं, माइनर इन नॉर्मल केसेस, यानी कि नॉर्मल कोर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि नॉर्मली एक्ट ने कहा है कि भाई माइनर्स को आपको एडमिट नहीं करना, बट अगर सारे पार्टनर सोच रहे हैं कि यार इसके आने से हमें कुछ बेनिफिट हो जाएगा, तो फिर वो उसको एडमिट कर सकते हैं। तो इसमें लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैन बी एडमिटेड एज पार्टनर्स इफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री। अगर सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एग्री हो जाएं तो उनको लाया जा सकता है। लेकिन माइनर जी हैं, अब माइनर जो है उनको तो क्या पता भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। हालांकि अगर वो दिमाग से विकसित हो चुके होंगे, कुछ लोग एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं, फिर भी लॉ ने उनसे कहा है कि भाई
आपको सेफगार्ड मिलेंगे। यानी कि उनकी जो लायबिलिटी होती है वो घर से सामान लाने वाली नहीं होती, लिमिटेड होती है, जो भी वो कैपिटल लेकर आएंगे बस उतनी, उसके अलावा नहीं होती है। मोस्टली वैसे माइनर होते ही नहीं है, जब तक कि आपको कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कि यार ये हमारी फॉर्म में आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। होता है ना जो सुपर नेचुरल टैलेंटेड होते हैं, अगर वो लोग आपको मिल जाए तो आप तो चाहोगे ही कि आपके पास आ जाए, तो ऐसे केसेस में ही माइनर्स को रखा जाता है, वरना नहीं रखा जाता। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अरे भैया टिक हो जाओ, दूसरी चीज पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो माइंड से भी सही नहीं है तो वो तो वैसे भी नहीं आ सकते। फिर तीसरी चीज पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी लॉ के अंतर्गत, मान लीजिए उन्होंने कोई क्राइम किया हो, कुछ भी किया हो, कोई भी लॉ हो, किसी भी एक्ट के अंतर्गत के हिसाब से अगर वो डिस्क्वालिफाइड हैं तो वो यहां भी डिस्क्वालिफाइड माने जाएंगे, तो वो भी नहीं आ सकते। और इंसॉल्वेंट पर्सन, यानी कि जो पहले ही बैंकरप्ट हो चुका है, दोबारा भैया जी कहां से कर रहे हो पार्टनरशिप, उससे पूछेंगे ना अपन, भैया तुम तो वैसे ही बैंकरप्ट हो चुके हो, तो पार्टनरशिप कहां से कर रहे हो, पैसे कहां से लेकर आओगे। तो ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जाहिर सी बात है वो यहां पर 2 और मोर पर्सन में भी नहीं आएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट तो हो गया कवर, जिसमें हमें ध्यान देना था माइनर के ऊपर, कि माइनर जो है वो आ सकता है अगर सारे पार्टनर्स एग्री कर जाएं, तो मैक्सिमम लिमिट जो है वो 50 है, मिनिमम लिमिट 2 है, कुछ केसेस में 100 है भी, लेकिन वो अभी हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमें 50 ही याद रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा हो गया कवर, जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था, दूसरा पॉइंट पढ़ा था एग्रीमेंट, यानी कि वो एग्री होने चाहिए, कौन, दोनों पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए भले ही एक्ट में एंड लॉसेस नहीं लिखा है, ये इंप्लाइड है कि जाहिर सी बात है अगर प्रॉफिट बांट रहे हैं तो लॉस भी बांटेंगे। ठीक है, नाउ द एग्रीमेंट बिकम्स, यानी डेफिनेशन में नहीं था, द एग्रीमेंट बिकम्स द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स, इट इज नॉट नेसेसरी दैट सच एग्रीमेंट इज इन रिटन फॉर्म, यानी कि जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटन ही हो। है ये क्या हुआ, हाँ पार्टनरशिप में ये कहा गया है कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। एन ओरल एग्रीमेंट इज इक्वली वैलिड, भैया जी इसको मार दो एस्ट्रिक्ट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इस पर आ सकता है, थ्योरी एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ बट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स इट इज प्रिफर्ड दैट पार्टनर्स हैव अ रिटन एग्रीमेंट, यानी कि डिस्प्यूट ना हो जाए इसलिए आपसे कहा जाएगा, जैसे मैंने आपसे गुजारिश की वो चैप्टर्स भी जरूर पढ़े जो इंक्लूडेड नहीं है। ऐसे ही पार्टनरशिप एक्ट ने भी कहा कि भैया जी मैं गुजारिश करता हूं कि आप रिटर्न ही बनाएं, क्यों, क्योंकि बातों का क्या है, कोई कुछ भी कह जाएगा, कुछ भी बोल जाएगा, लेकिन मौका पड़ने पर वो फुर भी हो जाएगा। तो जरूरी क्या है, एग्रीमेंट बनाकर रखें। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है भाई हमारी दोस्ती तो जयपुरी जैसी है, हम आंखों में ही देख के पहचान लेते हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, पर एक्ट ने फिर भी आपसे कहा कि भैया रिटन एग्रीमेंट ही कर लो, ओरल कर लोगे मैं मान जाऊंगा, झगड़ा होगा तो प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है, नाउ ये हो गया हमारे पास एग्रीमेंट का केस। उसके बाद बारी आती है बिजनेस, तो जाहिर सी बात है अगर एग्रीमेंट कर रहे हैं तो शुड बी कैरी ऑन सम बिजनेस, और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, ये नहीं कि इलीगल बिजनेस चल रहा है ना, पुलिस आगे 2 डंडे लगाएगी। ठीक है, नाउ मेयर को ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी डज नॉट अमाउंट टू पार्टनरशिप, यानी कि जैसे मान लीजिए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तो जो सबसे अच्छी जोड़ी चल रही है रोहित जी और राहुल जी की चल रही है, अब वो दोनों क्रिकेट खेल रहे हैं, तो उनकी वो क्रिकेट की पार्टनरशिप है, बिजनेस नहीं है, तो क्या वो यहां काउंट होगी, नहीं काउंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं, इफ रोहित एंड राहुल, है ना, रोहित शर्मा जी राहुल जी ज्वाइंटली परचेज अ प्लॉट ऑफ लैंड, इन दोनों ने मिलकर एक लैंड परचेज कर लिया, दे बिकम ज्वाइंट ओनर्स, तो फिर वो ज्वाइंट ओनर्स बन गए क्योंकि उन्होंने उस लैंड को एक्वायर कर लिया है, दोनों ने मिलकर खरीद लिया है। जैसे आपके घर में हो सकता है पापा और चाचा थे, दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीद ली, उन दोनों ने अपना हिस्सा रखा और उस पर अपना घर बना लिया, तो वो पार्टनर नहीं है। ठीक है, तो वो पार्टनर नहीं है ऑफ द प्रॉपर्टी एंड नॉट द पार्टनर्स, तो वो ओनर हो जाएंगे, ज्वाइंट ओनर हो जाएंगे प्रॉपर्टी के, पार्टनर नहीं रहेंगे। पार्टनरशिप होने के लिए क्या जरूरी है कि आप उस चीज का बिजनेस कर रहे हैं। अब मैंने प्लॉट खरीदा अपने भाई के साथ मिलकर, उस प्लॉट को मैंने किस लिए रखा है, बेचने के लिए, फिर किया कुछ और, फिर उसको भी बेचा, यानी कि ये मेरा रेगुलर बिजनेस है कि हम दोनों मिलकर प्लॉट खरीदते हैं, बेचते हैं, प्रॉफिट आपस में बांटते हैं, तो ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया। और अगर बिजनेस हो गया तो ये तो आएगा। तो देखिए, बट इफ दे आर इन द बिजनेस ऑफ परचेज and sale of land for the purpose of making profit, for the purpose of making profit, they will be called partners, तब वो पार्टनर्स कहे जाएंगे। और एक और पॉइंट है कि बिजनेस आपका इलीगल भी नहीं होना चाहिए, लीगल होना चाहिए,
तो 3 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए, तीनों पॉइंट हमारे डेफिनेशन से भी हमें समझ में आ रहे थे। अब आगे बढ़ जाते हैं। चौथा पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। थियोरेटिकल में कभी कभी ये 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि इसको आप डिस्क्राइब कीजिए। तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है मिलजुल कर काम करना। पार्टनरशिप कंसर्न्स में बी कैरिड ऑन बाय ऑल और द पार्टनर्स और एनी, यानी कि ये ऑल और एनी का ही खेल है इसके अंदर, कि या तो पार्टनर सारे मिलकर डिसीजन लेंगे या कोई एक पार्टनर भी अगर डिसीजन लेता है तो भाई आप पार्टनरशिप में आए हो, भरोसा किया होगा तभी तो आए हो, तो अगर कोई भी कुछ एक्ट कर रहा है तो आपको भी उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ये यहां का पॉइंट है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है, एक कोई सबके लिए एक्ट करे। दिस स्टेटमेंट हैज 2 इंपॉर्टेंट इंप्लीकेशंस, इसको ध्यान रखना है। फर्स्ट क्या है भैया जी, एवरी पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ अफेयर्स ऑफ इट्स बिजनेस, यानी हर पार्टनर को अपने अफेयर्स में ध्यान देना चाहिए। अब वो पार्टनर है तो भाई ध्यान तो देना ही चाहिए। सेकंड क्या है, दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल एजेंसी between all the partners, each partner carrying the business is the principal as well as agent। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जैसे हाँ, और कई बुक्स में आप ना इस पॉइंट को अलग से भी देखेंगे, एनसीईआरटी में इसी में रखा गया, और मैंने आपको हमेशा बोला है कि हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे, उसी की हेडिंग से हिसाब से चलेंगे। कुछ अगर टॉपिक्स थ्योरी के एनसीईआरटी में नहीं होंगे तो वो हम रिफ्रेशर्स की ओर जाएंगे, वरना हम इसी के थ्रू चलने वाले। अब प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल एंड एजेंट का मतलब ये हो जाता है कि अगर मान लीजिए मैं, बाकी लोग छुट्टी पर हैं या कहीं चले गए, तो मैंने एज अ प्रिंसिपल पर्सन काम किया, डिसीजन लिया, तो बाकी सब एज एन एजेंट हो गए। अब मैं ही चला गया, तो मान लीजिए हमारे किसी पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया, तो अब वो प्रिंसिपल है और मैं एजेंट, यानी एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बने रहना चाहिए। सभी लोग, अगर सारे लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं तो सारे ही प्रिंसिपल हो गए एक तरीके से, है ना। पर अगर कोई एक ले रहा है डिसीजन और हम नहीं है तो हमें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। इसी रिश्ते को बोलते हैं प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर ऑल द अदर पार्टनर्स ही कैन बाइंड अदर पार्टनर्स बाय हिज act and also bound by the acts of other partners with regard to business of the firm. Relationship of mutual agency is so important that one can say that there would be no partnership if the element of mutual agency is absent. जाहिर सी बात है कि सारे के सारे पार्टनर इकट्ठे हो भी नहीं सकते। कोई मान लीजिए अपनी छुट्टी पर चला गया, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो अब वो आ नहीं रहा, तो क्या पार्टनरशिप रुक जाएंगे? तो इसीलिए ये जरूरी है कि अगर आप पार्टनरशिप में आ रहे हैं तो भरोसा भी साथ लाइए, ट्रस्ट को भी साथ लाइए, और अगर कोई एक्ट कर रहा है तो उसके लिए आप भी लायबल हैं, क्योंकि जब उसके एक्ट से मुनाफा मिला तो हर आदमी लेना चाहता है, मुनाफा मुझे दे दो, मुझे दे दो, लेकिन जब लॉस मिलता है तो आदमी कहता लेकिन वो यहां पे अलाउ नहीं है। आपको अगर मुनाफा चाहिए तो उसके रीजन से अगर कोई लॉस हो रहा है तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। आप पार्टनरशिप में आए ही इसलिए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे एस्टेरिस्क मार देता हूं, कई बार 2 नंबर में ये आ जाता है, ठीक है। अब हो गया चौथा पॉइंट, ये भी हमने पढ़ा था। 5वां पॉइंट अब उसको देख लेते हैं। तो 5वां पॉइंट था शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। यहां पे मैंने आपको बताया था इसका लॉस भी इसमें बढ़ता है। इफ द एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट्स, जाहिर सी बात है जो एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयर का होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट क्या है कि कई लोग ये सवाल पूछ लेते हैं, भैया इसमें लॉसेस लिखा नहीं, आप कैसे कह रहे हो? तो ये एक्ट के अंदर समझाया भी गया है, लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। दो द डेफिनेशन कंटेंट देखिए लिखा गया है, दो द डेफिनेशन कंटेंट इन द पार्टनरशिप एक्ट describes partnership as relation between people who agree to share the profits of business as the sharing of losses implied। ये देखिए क्या कि ये इंप्लाइड है कि भाई प्रॉफिट बांट रहे तो लॉस तो बांटेंगे ही ना। लायबिलिटी जब अनलिमिटेड है, यानी आपको अपने घर से भी लाना पड़ सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि लॉसेस भी आपको बांटने ही हैं। तो कई बातें डायरेक्ट ना लिखी हुई हो तो भी आपको पता होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल है, यार तो भैया उस प्रॉफिट के साथ एक लॉस वर्ड भी लगा देते, कौन सी इंक खत्म हो रही थी? मैं कहूँगा बिल्कुल सही पकड़े हैं, लेकिन अब नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, उन्होंने अलग से समझा दिया है, तो लॉस भी इसके अंदर आएगा। नाउ लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, तो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया, फिर से पढ़ लेते हैं। ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली, इकट्ठे भी लायबल है, विथ ऑल अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सर्वली टू द थर्ड पार्टी फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी थर्ड व्यक्ति के साथ कुछ भी हो रहा है सब लोग लायबल हैं, एक एक बंदा लायबल है। फर्म डन वाइल ही इज अ पार्टनर, पर कब तक? जब तक कि वो पार्टनर है। अब उसने पार्टनरशिप छोड़ दी, उसके बाद कोई क्या कर रहा है उससे उसको क्या लेना? कहते ना मैनू की कहते। Not only that, the liability of a partner for act of the firm is also unlimited. ये unlimited भी है। This implies that his private assets can also be used for paying the firm's debt.
यानी कि फर्म्स की डेब्ट को चुकाने के लिए उनके प्राइवेट एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है, उनके घर के सामान को भी यूज किया जा सकता है। तो ये है हमारे पास 6 फीचर्स जो हमने पढ़े। किसमें पढ़े? पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर। ये ही फीचर्स भी आपके आते हैं, मोस्टली इंडिविजुअली एक एक पॉइंट ही पूछा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन और उसके फीचर्स तो समझ गए होंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आई होगी। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लेट्स सी। मतलब अब हमने पार्टनर्स के बारे में पढ़ लिया, मतलब पार्टनर्स के बारे में कुछ कुछ जानकारी आपने ले ली, हमने पार्टनरशिप की डेफिनेशन और फीचर्स भी पढ़ लिए। तो क्या इससे हम पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स की ड्यूटीज या पार्टनर की लायबिलिटी पता कर सकते हैं? बताइए। चलिए जरा सोचते हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर का राइट क्या होना चाहिए कि उसको सारी बुक्स ऑफ अकाउंट दिखनी चाहिए, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट मिलेगी, ठीक है, जो भी बुक्स हैं वो तो उसको चेक करनी पड़ेंगी। उसके बाद जो भी उसके हिस्से का पीएसआर है वो उसको मिलना चाहिए, ये एकदम सीधी सी चीज है, यानी कि जो भी उसके नाम पर है वो उसको मिलना चाहिए। देन उसको मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का भी राइट है, उसके पास पूरा हक है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मीटिंग कर लेता हूँ, या वो एक्टिव होना चाहिए, ये भी कह सकते हैं। देन कुछ उसकी ड्यूटीज के बारे में सोचते हैं। ड्यूटीज क्या हो सकती है उसकी? कि टाइम से आना है, बिजनेस के बारे में सोचना है, तो फिर टाइम देना है भाई बिजनेस को, ठीक है, सिर्फ गर्लफ्रेंड को टाइम नहीं देना है, वरना पता चला सिर्फ घूमते फिरते रह रहे हैं, तो टाइम भी मिल गया। टाइम के बाद क्या होगा? कुछ और ड्यूटीज जो आपके दिमाग में आ रही हैं। काम अच्छे से करना है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं, केयरफुली, ठीक है, काम को तो भैया बहुत ही अच्छे से करना है, अपना समझ के करना है, ये नहीं कि भैया जी लॉस सबका है तो सबको लॉस ही दे रहे हैं, तो सोच समझ के करना है। लायबिलिटीज में क्या आ सकता है? लायबिलिटीज में आ सकता है कि अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम किया जिससे उसको प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट वो फर्म को भी बताए, यानी कि प्रॉफिट अगर उसको किसी चीज पे हो रहा है, ठीक है, तो शेयर विद फर्म करे, ये उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसको तो फर्म को तो बांटना ही चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है आप लिखते जाइए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी आपने यही पॉइंट सोचे होंगे, इससे ज्यादा अगर आपने लिखा है तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, हमने समझ लिया कि हाँ यार ये चीजें हो सकती हैं, इसमें और भी आएंगी, तो लेट्स सी आप लोगों ने कितनी चीजें लिखी हैं और कितना एक्चुअल में है, ठीक है। चलो फिर चले, चेकिंग होगी अब। तो राइट टू टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, जाहिर सी बात है, यानी कि मैनेज करना है, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये तो हमने सोच ही लिया था, तो सबसे पहला काम था। राइट टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, पीएसआर वाला पॉइंट, ये भी हमारा आ गया। फिर बिजनेस एग्रीड रेशियो, इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट एवरी पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट। हाँ, हालांकि हम एब्सेंस में पढ़ने वाले हैं, बट यहीं आ गया तो मैं यहां भी बता ही दे रहा हूं आपको कि अगर मान लीजिए कभी डीड नहीं हो रही है, यानी कि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो हमेशा मानेंगे कि अगर एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट आपने सोचा होगा इक्वली ही बांटेंगे, इसीलिए कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। हालांकि इन द एब्सेंस में हम इसको पढ़ने वाले थे, पर अभी आ गया तो अभी बता दिया। नाउ नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये जाहिर सी बात है, अभी तक हम एडमिशन में नहीं पहुंचे तो शायद आप नहीं सोच पाएंगे, और सोच लिया था तो बहुत बढ़िया कि कोई भी नया पार्टनर बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर की परमिशन के तो आ ही नहीं सकता, तो ये उसके राइट्स के अंदर है कि भाई उससे पूछा जाए। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर, जाहिर सी बात है, जो भी पार्टनर है उसको रिटायर होने का भी अधिकार है फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, उनको ड्यू नोटिस तो देना पड़ेगा। देन इफ एनी पार्टनर इनकर्स एक्सपेंसेस, अगर कोई भी एक्सपेंस किसी पार्टनर ने कर दिए फर्म के लिए, तो जाहिर सी बात है फर्म को उसे चुकाना पड़ेगा। फॉर द बिजनेस ही हैज राइट टू इंडेमनीफाई बाय द फर्म, यानी फर्म उसको पैसे वापस करेगी, भाई फर्म के लिए उसने इतना काम किया। इफ एनी पार्टनर हैज एन एडवांस्ड लोन, अगर उसने फर्म ने एडवांस लोन दिया है फर्म को, इफ एनी पार्टनर हैज एन एडवांस लोन टू द फर्म, उन्होंने दिया है बिसाइड्स हिज कैपिटल, यानी अपनी कैपिटल के अलावा, ही हैज अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन एट द एग्रीड रेट, जाहिर सी बात है भाई लोन दिया है तो उस पर इंटरेस्ट हमको मिलेगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला पॉइंट यहां आ जाता है, इकोनॉमिक्स आ जाती है। ही विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ एनी रिटर्न एग्रीमेंट, अगर मान लीजिए कोई एग्रीमेंट है ही नहीं तो भी 6% मिलेगा, ये भी इन दी एब्सेंस का ही पॉइंट है, वहां पे भी हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यानी कि अगर आपने लोन दिया है तो जाहिर सी बात है आपको उस पर इंटरेस्ट भी चाहिए, सीधी सी पॉइंट है, कोई भी अपना लॉस क्यों लेगा। राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ बिजनेस, ये वही वापस मैनेजमेंट का पॉइंट हो गया कि भाई कुछ भी बिजनेस करने वाला है तो पहले उनसे कंसल्ट करो, उन्हें भी तो बताओ, उनका भी एक्टिव पार्टिसिपेशन लो। तो ये हमारे पास राइट्स हैं जो पार्टनर के पास अवेलेबल हैं। फिर कुछ ड्यूटीज भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अधिकार ही अधिकार है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आपकी बनेंगी, तो चलो उसको देखते हैं क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। तो सबसे पहला, एवरी पार्टनर शुड गिव एप्रोप्रिएट टाइम,
यानी यहाँ पे टाइम देना है, इसको तो हमने कवर किया था। फिर एवरी पार्टनर शुड कैरी ऑन बिजनेस ऑफ द फर्म डिलिजेंटली, यानी कि आपको केयरफुली करना है। केयरफुली की जगह इन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया। बात तो वही है कि भाई अपने सारे एक्ट को सोच समझ के करना है, फर्म को ध्यान में रख के करना है, उनकी इमेज को भी ध्यान में रखकर करना है। नो पार्टनर शुड एंगेज हिमसेल्फ इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस। जाहिर सी बात है, यहां भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां भी बिजनेस कर रहे हैं, वहां खबरी बन के यहां की इंफॉर्मेशन ऐसे दे रहे हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना है। देन एवरी पार्टनर शुड एक्ट विद इन दी अथॉरिटी। ये भी है कि भाई अपनी अथॉरिटी के हिसाब से ही काम करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी जाके बोल के चले आए, हालांकि अगर बोल के चले आए तो लायबिलिटी तो पड़ जाएगी, तो इसलिए वो ड्यूटीज में रखा गया, भैया कुछ एक्स्ट्रा बोल के नहीं आना, कोई एक्स्ट्रा फालतू की डील करके नहीं आनी है, तो ये ड्यूटीज में है। अगर वो करके आ गया तो भाई फर्म तो लायबल होगी, ये कंफर्म है। ओके, नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ पार्टनर टू इंडेमनीफाई द फर्म फॉर हिज विलफुल नेग्लिजेंस। हाँ, अगर मान लीजिए किसी ने जानबूझकर अगर कुछ गलती कर दी है तो उसकी ड्यूटी के अंतर्गत आता ही है। अगर वो मना कर दे तो फिर तो जो पार्टनरशिप की एग्रीमेंट कहेंगे वही होगा, लेकिन पार्टनरशिप ने कहा कि भाई आपकी ड्यूटी है, अच्छे से काम करिए, कोई गलती आपसे हो गई है, उसकी वजह से फर्म का नुकसान हुआ तो उसे फर्म को दीजिए, भाई जो भी नुकसान हुआ आप लेकर आइए। जाहिर सी बात है, जब आपने कोई एक्सपेंस किया तो फर्म ने आपको क्या दिया, पैसे दिए। अब बारी फर्म कही इधर ले आओ, तो पैसे भी आपको वापस लाने हैं। Then it is the duty of each partner to use property of the firm for the partnership firm। यानी कि जो भी प्रॉपर्टी है फर्म की उसको पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज करना है, यानी कि अपने घर वालों को वहां बैठा रहे हैं, सुला रहे हैं यार, कुछ भी कर रहे हैं, तो जो भी फर्म की प्रॉपर्टी है वो फर्म के लिए ही यूज होनी चाहिए, फर्म के काम के लिए यूज होनी चाहिए, पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई उनकी ड्यूटीज। नॉर्मली ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो तुक्का भी इसमें लगा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हमने कवर कर भी लिए थे, कुछ पॉइंट्स अब आप कवर कर लेंगे। फिर ड्यूटीज के बाद किसकी बारी आती है, ड्यूटीज के बाद बारी आती है लायबिलिटीज की। यानी कि भैया जी सब समझा दिया गया, राइट्स बता दिए गए, ड्यूटीज बता दी गई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी गई थी, फिर भी अगर कुछ गलती हुई है तो आपके ऊपर लायबिलिटीज भी आएंगी। वो कौन सी है, तो पहला, इफ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्म इन कॉम्पिटिशन। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिशन वाले यानी कॉम्पिटिटर को आपने कोई खबर भेज दी या उनके साथ मिलकर कोई काम किया विद द फर्म एंड अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम इट, द प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शैल बी पे टू द फर्म। यानी कि अगर आपने कोई काम किया है, कुछ भी प्रॉफिट हुआ तो वो फर्म को वापस आप करेंगे। हालांकि पहले तो आप ये काम ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर करते हैं, प्रॉफिट होता है तो फर्म को बांटिए, प्रॉफिट में तो सब हिस्सा लेने आ ही जाते हैं। इफ अ पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, यानी फर्म्स के ट्रांजेक्शन के थ्रू उसको भी कुछ बेनिफिट हो गया, कुछ प्रॉफिट मिल गया, और फ्रॉम दी यूज ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, या फर्म्स की प्रॉपर्टी यूज करने से, या फिर बिजनेस कनेक्शन की वजह से, द प्रॉफिट शो अर्न, जो भी आपने प्रॉफिट अर्न किया, शैल बी पेड टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के लिए, अ पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स सोल्ड बाय द फर्म। यानी कि अगर मान लीजिए आपने गुड्स बेचा, उसकी वजह से कोई कमीशन आपको मिल गया, कमीशन आपको मिला पर फर्म का नाम था ना, इसलिए मिला, इसलिए आप उसे बेच पाए, तो उससे जो प्रॉफिट हुआ या जो भी कमीशन आपको रिसीव हुआ वो सारा आपको किसको देना है, फर्म को देना है। ये क्या है, लायबिलिटीज के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, तो यहां पे आके होती है हमारी लायबिलिटीज भी खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, टाइप्स ऑफ पार्टनर। अब हमने इतनी देर से पार्टनर की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, पर कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं, तो चलिए फिर उनको जानते हैं। कहते हैं ना जिंदगी के रूप अनेक हैं, वैसे ही पार्टनर भी यहाँ अलग अलग हैं। सबसे पहला एक्टिव एंड मैनेजिंग पार्टनर, नाम से समझ में आ रहा है, फुल्ली एक्टिव है, चार्ज अप है, रेड बुल या स्टिंग पिया हुआ आदमी है, पूरे मैनेजमेंट का ख्याल रखता है, सारे डिसीजंस लेने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, सब चीजों में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसा कोई अगर पार्टनर है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर। अब बारी आती है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर की, यानी मैं चली अपने बिस्तर की गली, तो ये वो वाले पार्टनर्स होते हैं, यानी ये सोते रहते हैं, यानी बेसिकली देखा जाए तो ये ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हाँ, अगर ये अपना कुछ कैपिटल लाएंगे तो उसे रख लिया जाएगा, इनको पीएसआर भी मिलता है, इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। हाँ, अगर फर्म ने कुछ गलती की, उससे लायबिलिटी बढ़ी, तो उसमें इनका हिस्सा होता है। ये नहीं कि आप सो रहे हैं, फर्म कुछ भी कर रही है, भाई आपको फिर पकड़ लिया जाएगा, बिस्तर से उठा लिया जाएगा, और आपके अगर कुछ लायबिलिटी ज्यादा बड़ी हो गई तो घर की चीजें भी उठा ली जा सकती हैं। फिर आता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर जो होते हैं ये नाम के पार्टनर होते हैं, ये ज्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इन्होंने जैसे नाम दे दिया। जैसे मान लीजिए अब अगर धोनी जी आए प्रचार प्रसार करने,
हमारे फर्म में उनका नाम जुड़ जाए तो हमारे फर्म में तो 4 चांद लग जाएंगे ना। तो हमने कहा धोनी जी प्लीज 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 पार्टनर बन जाओ, सिर्फ नाम ही दे दो, करना कुछ मत, आप अपने घर रहे ना, हम सब कर लेंगे, बस एक नाम दे दो ताकि दुनिया में हम ये तो बता सके हाँ धोनी जी हमारे पार्टनर्स हैं, अपना थोड़ा रौला बन सके, है ना, माहौल बना सके। तो उसकी वजह से क्या होगा, तो उसको हम बोल देंगे नॉमिनल पार्टनर। हालांकि इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर लायबिलिटी हुई या कुछ हुआ तो उनको भी पकड़ा जाएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम दे दिया, भाई आप ध्यान भी तो देते, आपसे किसने कहा था नॉमिनल पार्टनर बनने को, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है माइनर पार्टनर, नॉर्मली ये तो एडमिट हो ही नहीं सकता, बट अगर सारे पार्टनर्स मान गए, उनको लग रहा है कि बेनिफिट है, तो वो इनको ला सकते हैं। इनके भी पीएसआर भी मिल सकता है, ये कैपिटल भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, पर इनकी लायबिलिटी जो है वो फिक्स्ड रहती है, कहां तक, जितने ही वो कैपिटल लेकर आए या जितना भी उनका फर्म में हिस्सा है, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को कुछ भी नहीं होता। अब है पार्टनर बाय एस्टॉपल, इसका मतलब क्या है, ये आपने देखा होगा, आपने देखा होगा ना, एमपी जी के भाई साहब, मतलब भाई साहब नहीं कहना चाहिए, सुपुत्र जी, या फिर विधायक जी के सुपुत्र जी, या फिर कोई भी ऐसे बड़े डीएसपी आईएएस जी के सुपुत्र जी क्या करते हैं, उनको लगता है हमारे पिताजी की सरकार चल रही है, रोड पे गाड़ियां चलाते हैं, खूब ये सब करते हैं, तो ये वैसे लोग होते हैं, यानी कि ये है नहीं पार्टनर, बट इनके एक्टिंग ऐसे होते हैं जैसे यही पार्टनर है, ये अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने किसी एक्ट के थ्रू ये साबित कर देते हैं कि भाई ये पार्टनर हैं। जैसे वो लोग करते हैं ना कि भाई हमारे पिताजी की सरकार है, जब पकड़े जाते हैं तो बहुत धुनाई उनाई भी होती है, बहुत खिंचातानी भी होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अगर कोई ऐसा पर्सन आपको दिख रहा है जो पार्टनरशिप फॉर्म में एज अ पार्टनर है नहीं, पर सारी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी कर रहा है, आ भी रहा है, जा भी रहा है, काम भी कर रहा है, अपने बिहेवियर, अपने एक्ट के थ्रू ये दिखा रहा है कि हाँ भाई वो पार्टनर है, उसकी इंपॉर्टेंस है, तो पार्टनरशिप ने कहा भाई साहब आओ भाई आओ, तुम पार्टनर हो, यहां पर तुमको पार्टनर बाय एस्टॉपल माना जाएगा। ठीक है, तो इनके केस, फिर इनके में भी वही है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ऐसा नहीं है कि भाई हाँ हाँ मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैंने ये एडवाइस दी तो देखा ये हो गया, ये एडवाइस दी तो देखा ये हो गया, ऐसा बोल के रुकना नहीं है। अगर कोई एडवाइस दी और लॉस हो गया तो आपसे रिकवर भी कराया जाएगा। ठीक है, फिर आता है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये वो बड़े लोग होते हैं जो कहते हैं भाई साहब देखो अगर प्रॉफिट होगा तो मुझे दे देना, वरना टाटा बाय बाय, मुझे याद मत करना। तो ये भी पार्टनर्स हो सकते हैं। अगर किसी पार्टनर ने पहले ही डील कर दिया कि भाई मैं तो सिर्फ तभी आऊंगा या तभी हिस्सा लूंगा जब प्रॉफिट होगा, मेरी कोई लायबिलिटी नहीं, मेरा कुछ भी नहीं, अब आपको लग रहा है यार ये बंदा इंपॉर्टेंट तो बहुत है, काम तो करता है, या यहाँ पे नाम ले लीजिए सचिन जी का, हमने सोचा कि सचिन जी आ जाए, बस उनका आना ही हमारी फर्म की रेवेन्यू को ऊपर ले जाएगा, तो हमने उनसे क्या कहा, सर बस आप आ जाओ, प्रॉफिट होगा आपको मिलेगा, लॉस होगा कोई दिक्कत नहीं, आप अपने घर पे बैठ के आराम करना। तो क्या हो गया, वो कैसे पार्टनर हो गए, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। इनकी लायबिलिटी नहीं होती है क्योंकि ये सिर्फ पार्टनर ही प्रॉफिट के लिए बने, प्रॉफिट है तो भैया जी ये है, नहीं है तो भैया जी मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो। अब आप कहोगे भाई ऐसा कैसे हो जाता है, तो मैंने आपको बता ही दिया कि सचिन सर इतने बड़े हैं, हमने सोचा आ जाए बस, अपना आशीर्वाद ही हम पर रख दें प्रभुदेव, तो हमारे पास हमारे फर्म का काम बन जाएगा। तो ऐसा अगर कोई पार्टनर होता है तो उसे पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली कहते हैं। तो बेसिकली इतने ही टाइप्स के पार्टनर होते हैं, आप कोई नया पार्टनर बना दे तो एक अलग बात है, बेसिकली तो पॉइंट्स इतने ही आते हैं। तो हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर भी देख लिए, तो अब क्लास को आगे बढ़ाया जाए। अब देखते हैं आगे क्या है। तो आगे हमारे पास फिर से स्माइली जी, खड़ूस जी, अब ये गवर्नमेंट की ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है भैया जी ये सब हो गया, सब समझ गए, पर वहां जो मैंने कैपिटल लिखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, लोन लिखा था, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखा था, वो सब कहाँ है, इन सब का तो डिस्कशन ही नहीं हुआ, और हमारा एक झगड़ा चल रहा था सैलरी के ऊपर, वो कहाँ है, उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो। तो फिर गवर्नमेंट ने कहा अरे यार तुम बहुत सवाल पूछते हो, रुको जरा। फिर एक और आदमी आए, कौन आए, वो थे पार्टनरशिप डीड। उनने कहा कि ये सारे सवाल अगर पूछने तो हमसे पूछो ना यार, हम हैं इसके करता धरता। यानी कि अब हम जानने वाले हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में, ये बताएगा कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं पार्टनरशिप के अंदर। ये लोग मोस्टली कवर कर लेते हैं, इसमें सारे पॉइंट्स कवर ही होते हैं। पेन का कलर चेंज किया जाए तो देखिए आपको डीड में सब कुछ दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले यहां पर इंडियन नॉन जुडिशियल दिख रहा है, यानी यह स्टैंप पेपर है, ये रुपए कितने हैं वो आपको दिख गया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको डीड ऑफ पार्टनरशिप दिख रही है, यहाँ पे पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे ठप्पा वप्पा सब दिख रहा है, यानी कि साइन वाइन सब है। तो ये पार्टनरशिप डीड का एक परफॉर्मा है जो मैंने आपको दिखा दिया। अब चलते हैं और देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या होता है। स्माइली जी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सैलरी पे उनका झगड़ा है, उनको चाहिए सैलरी, मिलेगी कि नहीं, चलो फिर अब देखते हैं। तो आते हैं पहले पार्टनरशिप डीड के बारे में जानेंगे। तो इट इज एन रिटर्न एग्रीमेंट, जाहिर सी बात है डीड है यानी रिटर्न एग्रीमेंट है, साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, सबके साइन होने चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड, वो जो ठप्पा है वो भी यहां पर लगना चाहिए, ड्यूली स्टैम्प्ड। अब आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी हम थ्योरी देख रहे हैं तो मैं यहां पे ब्रैकेट डालते जा रहा हूं, आपको उन वर्ड्स को ध्यान रखना है क्योंकि इन वर्ड्स को कहा जाता है कीवर्ड्स। क्या बोला जाता है, कीवर्ड्स। अगर आप सीए की दुनिया में जाने वाले हैं, ठीक है, आपका अगर सपना है तो वहां पर इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, आपको कीवर्ड्स बार बार सुनने को मिलेगा, खासकर एक ऑडिट
चैप्टर है पूरा, मतलब ऑडिट सब्जेक्ट है, उसके अंदर अगर आपने कीवर्ड्स लिख दिए ना तो आपको मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर को जैसे ही वो कीवर्ड देखता है ना वो समझ जाता है कि बच्चे को सब आता है और पूरे में से पूरे मार्क्स देता है। तो जो कीवर्ड्स हैं वो आपको ध्यान रखने, जहां भी मैंने वो ऐसे ब्रैकेट में उसको डाला है उसको रखना है, क्योंकि जैसे ही आप डेफिनेशन लिखेंगे इंग्लिश में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा चल जाएगा, लेकिन अगर वो कीवर्ड गायब हो गए तो इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो नहीं चलेगा, पूरे नंबर नहीं मिलते हैं। तो कीवर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ तो साइंड बाय पार्टनर होना चाहिए, स्टैम्प्ड होना चाहिए एज पर, जाहिर सी बात है स्टैम्प का तो पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताएंगे, तो वो बताया है स्टैम्प एक्ट कौन से 1889 में, इसमें बताया हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपका स्टैम्प सब होना चाहिए। देन इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, या फिर आप बोलिए आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि कोई रिटर्न एग्रीमेंट है जिसको सारे पार्टनर्स ने साइन किया है, सरकार का ठप्पा लगा दिया है, तो आप उसको कह देंगे पार्टनरशिप डीड या आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। देन दस, इससे हम क्या समझे, पार्टनरशिप डीड कैन बी सेड एज अ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड, एक प्रकार का क्या है, डॉक्यूमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है विद द म्यूचुअल कंसर्न, यानी इसमें सारे पार्टनर्स का कंसर्न होना चाहिए, ऑफ ऑल पार्टनर्स, कंटेनिंग ऑल डिटेल्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके अंदर पार्टनरशिप एग्रीमेंट के सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं। द डीड मस्ट बी साइंड होना चाहिए बाय ऑल द पार्टनर्स एंड शुड ड्यूली स्टैम्प्ड, साइन भी होना चाहिए और स्टैम्प यानी ठप्पा भी लगा होना चाहिए। इसीलिए फिर कोई ये ना पूछे ठप्पा कहाँ है, कैसे मानूं कि इसकी लीगल वैलिडिटी है, ये वाला सवाल ना आए, ठीक है। तो ये तो पार्टनरशिप डीड का मतलब आ गया। ये कभी कभी थ्योरी में पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपने ऊपर वाली लाइन लिखी है तो नंबर यूं पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वरना फिर थोड़ा सा इंग्लिश को एडजस्ट करना पड़ेगा। पर बेसिक पॉइंट जो है, डॉक्यूमेंट है रिटन, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स है, ड्यूली स्टैम्प्ड है, अगर आपने ये 3 वर्ड्स लिखे हैं तो मार्क्स पूरे के पूरे ही मिलेंगे। थ्योरी में आपको ध्यान रखना है जो कीवर्ड्स हैं जहां पे भी मैंने अंडरलाइन किया है वो आपको लिखने ही लिखने हैं उस हेडिंग के अंदर, ठीक है। चलो अब ये तो हमने देख लिया, अब बारी किसकी है, स्माइली जी के कंफ्यूजन को दूर करने की, यानी कंटेंट को जानने की। तो चलिए कंटेंट देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ये याद है आपको, हमने सबसे पहले लिखा था, यानी ये वाला पॉइंट भी हम समझ गए थे। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, ये भी हम समझ गए थे। देखा कितनी जल्दी अगर हमने नॉर्मल थिंकिंग भी लगाई तो काफी सारे पॉइंट्स हमें पता ही चल गए। फिर नेचर ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस किस टाइप का है ये भी बताना पड़ेगा, और वो बिजनेस इलीगल नहीं होना चाहिए। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन कितने कितने पैसे लाने वाला है। फिर जाहिर सी बात है कैपिटल लाएगा, इंटरेस्ट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसमें ड्राइंग्स भी आ जाएगी। फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो भी हमें जानना है, इसके अंदर लॉस होगा तो भी आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन या पार्टनर्स लोन, वो भी आएगा, उसका भी रेट आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सैलरी एंड कमीशन, जाहिर सी बात है इसको रिम्यूनरेशन वर्ड भी बोलते हैं, सैलरी या कमीशन को इकट्ठा रिम्यूनरेशन वर्ड भी बोल देते हैं। यानी कि स्माइली जी का जो कहना था वो सही था, जिस चीज पे वो लड़ रही थी। पार्टनरशिप डीड ने कहा ओके पार्टनर हो आप, आपको सैलरी भी मिलेगी, कमीशन भी मिलेगा, यानी रिम्यूनरेशन आपको मिलेगा। और अब स्माइली जी कर रही होंगी डांस, है ना, क्योंकि उनके जो कहना था या जो वो चाहती थी वो हो गया। फिर अकाउंटिंग पीरियड, जाहिर सी बात है आप कितने पीरियड के लिए कर रहे हैं, कितना पीरियड है आपका, ये भी बताना जरूरी होता है। कई बार पार्टनरशिप 1 साल 2 साल के लिए होती है, किसी प्रोजेक्ट के लिए हो जाती है, तो फिर ऐसे केस में आपको अकाउंटिंग पीरियड भी बताना पड़ेगा, या कितने पीरियड तक आप रहोगे। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं रहूंगा पर 6 महीने रहूंगा, उसके बाद मुझे कोई और काम है, तो वो भी आप एग्रीमेंट में बता दोगे, ठीक है। देन उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आपको पता ही होनी चाहिए, अभी हम पढ़ के ही आए हैं तो ये पॉइंट तो उसके अंदर कवर हो ही गया। फिर ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, यहां पर अगर कोई सीए बनना चाहता है तो भैया जी ये ओहो गड़बड़ हो गई क्या, इरेजर साहब कहाँ हैं आप, आइए लीजिए, ये भी हट गया है। अब इसको लिख देते हैं, तो ये हो गया सीए, चार्ट अकाउंटेंसी कोर्स। ऑडिटिंग का राइट उन्हीं के पास है, यानी कि आखिरी ठप्पा उन्हीं का लगता है जब तक वो साइन नहीं लगते। यानी जो सीए की मेन वैल्यू है ना वो इस वर्ड से ही जुड़ी है, ऑडिटिंग। जब कोई ऑडिट पर जाता है तो भाई साहब बहुत मजा आता है। हम जब आर्टिकलशिप में ऑडिट पे जाते थे ना तो बहुत ही ज्यादा मजा आता था, ऐसा लगता था कि जैसे हम राजा हैं। बैंक मैनेजर भी आके कहते अरे सर आप आ गए, आइए बैठिए, और अपनी बुक्स दिखा देते। अलग खुशी है वो, जब आप अगर इस फील्ड में जाएंगे, आर्टिकलशिप में जाएंगे तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स कौन करेंगे, कैसे करेंगे, क्या है ये डिसाइड होता है। फिर ऑपरेशंस ऑफ बैंक अकाउंट, जाहिर सी बात है बैंक अकाउंट भी खुलेगा, उसको कौन ऑपरेट करेगा, कैसे किया जाएगा, कौन से अकाउंट मतलब कौन से बैंक में खुलेगा, ये सब चीजें यहाँ पर डिस्कस होंगी। फिर रूल्स टू बी फॉलोड इन केस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर हम एडमिट करते हैं तो कौन कौन से रूल्स को ध्यान में रखेंगे, ये भी आपको डिस्कस करना है। गुडविल क्या होता है, आपने देखा होगा कि स्काई बैग भी एक है और दूसरी कंपनीज भी हैं, उनके प्राइस बहुत हाई है पर बिकते बहुत ज्यादा है। ऐसी क्या वजह है, कोई ना कोई वजह होती है। वो वजह जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट नॉर्मल से सुपर नॉर्मल होता है,
वो वजह कहलाती है गुडविल। आपने देखा होगा कुछ भैया लोग होते हैं जो चाय की दुकान खूब चलती है उनकी, उन्हीं के बाजू में या उनके थोड़ा सा दूर एक और चाय की दुकान होती है, वो उतनी नहीं चलती। क्या वजह है? वो वजह ही कहलाती है गुडविल, जिससे आपके पास कस्टमर अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं या किसी भी वजह से कस्टमर आपके पास आ रहे हैं और आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो वो गुडविल कहलाता है। तो उसकी कैलकुलेशन भी होगी। ये सारे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि इस दुनिया में जब तक हम हैं, यानी पार्टनरशिप की शहर में जब तक हम घूमेंगे, ये सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। फिर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपको एसेट्स का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, प्लांट खरीदेंगे, मशीनरी खरीदेंगे, फिक्चर फर्नीचर्स कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो उसका वैल्यूएशन कैसे होगा वो भी देखना है। देन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, कोई झगड़ा हो गया तो उसको कैसे सेटल करेंगे, या सेटलमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, गार्नर वर्सेस मरे रूल, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई आदमी अपने आप को इंसॉल्वेंट बता देता है, तो फिर अब वो बंदा तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या बाकी पार्टनर्स कहेंगे भाई वो इंसॉल्वेंट हो गया, हमारी कोई गलती नहीं है? अभी अभी हमने सीखा कि लायबिलिटीज है भाई साहब, अगर किसी एक की भी गलती है तो सबकी लायबिलिटी है। तो फिर यहाँ पे गार्नर रूल के हिसाब से कहा जाता है कि अगर एक पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसको बोलो ठीक है भाई तुम हो गए चलो, लेकिन बाकी पार्टनर जो सॉल्वेंट हैं वो उसके हिस्से की लायबिलिटी को पूरा करेंगे। ये इसका रूल कहलाता है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है। मैं यहाँ पे एस्टेरिस्क मार दे रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली इस पे क्वेश्चन आते नहीं है, बट आने चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि एग्जाम में थोड़े बहुत ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आए जिससे समझ में तो आए कि एक्स्ट्रा पढ़ने का एडवांटेज क्या होता है। नाउ सेटलमेंट इन केस ऑफ रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर मान लीजिए रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, तो कैसे सेटल करेंगे, ये भी पॉइंट्स है। तो ये मोटा मोटी सारे कंटेंट्स हैं, 20 कंटेंट है टोटल, यानी 20 हेडिंग्स हैं, इसके अंदर सारे कंटेंट कवर हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि अगर आपको इसको याद करना है तो इसको याद करने की ऐसी कोई खास जरूरत होती नहीं है। अगर आप नॉर्मली समझ भी लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जब तक हम रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ ये सब कवर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है, तो ये इसके 20 कंटेंट्स हैं, ज्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड भी अब हमने पढ़ ली। अब बारी किसकी है बताइए, कि अगर लेट सपोज ये डीड ही ना रहे तो क्या करें, क्योंकि खड़ू सिंह कह रहा है अरे यार ये 20-20 पॉइंट कौन देखेगा, मैं नहीं देख रहा, मेरे को डीड बीड नहीं चाहिए, हाड़ में गई डीड। तो फिर पार्टनरशिप ने कहा ओके डीड नहीं चाहिए तो ठीक है, डीड नहीं करोगे तो मैं बता दे रहा हूं कि ये नियम चलेगा, और अगर ये नियम नहीं फॉलोगे तो फिर तो डंडा लगेगा, क्योंकि फिर तो गवर्नमेंट बीच में आएगी कि भैया जी ना तुमने डीड की है ना तुम ये मान रहे हो, तो तुम अपनी मर्जी की अपनी सरकार चलाओगे क्या, सरकार तो यहाँ पर हम हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के भी कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, बेसिक चीज इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट है, बाकी तो सिर्फ एक्स्ट्रा बताया हुआ है ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया था। क्या पढ़ा था, इक्वली बटेगा। और अगर आपने कहा है तो वेरी गुड, इसका मतलब आप अलर्ट माइंड के साथ देख रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस टू बी शेयर्ड इक्वली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कैपिटल आप कुछ भी लाए हो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने डीड नहीं बनाई, आप कैपिटल ज्यादा लाए थे, डीड बनवा लेते, उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा ले लेते, लेकिन आपने नहीं ली तो फिर वो इक्वली बटेगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू द पार्टनर्स इफ देयर इज a provision of the interest on capital in the partnership deed, it will be allowed only when there is a profit। हाँ, एक पॉइंट है, ये वैसे हम डिस्कस करने ही वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे, पर अभी से आपके दिमाग में एक बात डाल देता हूं कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप में बोल दिया गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहे वो मिल जाए, वो भी उतना ही मिलेगा जितना प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट है तो वो नहीं मिलेगा। ये नियम है, जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को स्पेसिफिकली पढ़ेंगे, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के घर में जाएंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन को समझेंगे, तो वहां बहुत सारी बातें हैं उसको देखेंगे। अभी फिलहाल बात यह है कि अगर इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, अगर होता तो भी उतना ही मिलता जितना फर्म का प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं मिलता। ठीक है, नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब क्यों, ये भी हम पढ़ेंगे जब हम उस पॉइंट पे जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज, यानी कि फर्म भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। भाई फर्म से भी कहा जाएगा क्यों नहीं बनवाई डीड, है ना, वैसे तो पार्टनर ने मिलकर ही बनानी थी, फर्म क्या ही करती, लेकिन उनसे कहा गया भैया नहीं मिलेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा फर्म को, और कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा पार्टनर्स को। फिर रिम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड, किसी को भी नहीं मिलेगा टू एनी सैलरी और कमीशन। रिम्यूनरेशन का मतलब है सैलरी, कमीशन, या ये जो भी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे इस्माइली जी क्या कहेंगे, तुरंत दिमाग ला लेंगे, और इसका मतलब खड़ूस से जल्द एग्रीमेंट बनवा लो, है ना, वरना उनको सैलरी नहीं मिलेगी। वरना पहले तो खूब डांस कर रही है और खड़ू सिंह ने कह दिया मैं नहीं बना रहा ये 20 पॉइंट का एग्रीमेंट, तो यहाँ तो इस्माइली जी की लग गई। तो इसलिए इस्माइली जी कहेंगे नहीं यार कैसे भी मनाओ, इस शक्ल होने को पिघलाओ, लेकिन
ये इसके ऊपर कम से कम पार्टनरशिप डीड बनवाओ, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो कमीशन फॉर टेकिंग एनी पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन, ठीक है, रनिंग द फर्म्स बिजनेस। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये पॉइंट याद रखना, ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन दिया, यानी आपने फर्म को लोन दिया है भाई, फर्म को लोन दिया है, तो यहां पर कहा गया है कि भाई आप यानी फर्म इंटरेस्ट भी चुकाएगी, चाहे फर्म को लॉस हो जाए तो भी इंटरेस्ट चुकाएंगे। यानी बेसिक पॉइंट जो है वो यही दो हैं, पहला और दूसरा। इसके अलावा बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ नहीं होने वाला है, और अगर कुछ चीज होगी तो उसमें सारे पार्टनर्स की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर होगी तो सारे पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, वरना नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम is to be allowed to a partner loan of the firm to the firm. Such interest shall be paid if there are losses of the firm. यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन यानी लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ 6%। ये नहीं कि पार्टनरशिप ने कह दिया 10% तो 10 मिल जाएगा, नहीं, मिलेगा तो सिर्फ 6% मिलेगा, लेकिन वो तब भी मिलेगा जब फर्म को लॉस हो रहा होगा। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से यहां पर भी एस्टेरिस्क मार दे रहा हूं ताकि आपको याद ही रहे, मिस ना हो जाए अगर आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। इसके बाद जो बाकी पॉइंट्स है ये अपने आप है कि जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, न्यू पार्टनर हो रहा है तो विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, ठीक है। तो एडमिट नहीं होगा, ये तो बात बाकी। तो फिर उसके बाद रिटायरमेंट है तो उसमें भी चाहिए होता है, ये सब चीजें। बेसिक पॉइंट जो है ये 5 है, आपके एनसीईआरटी में भी आपको 5 पॉइंट्स ही मिलेंगे। फिर जो पॉइंट है वो क्या है, आपको कुछ नहीं करना। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनर डीड आंखें ऐसे बंद करनी है, कहना प्रॉफिट इक्वली बटेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तो 6% मिलेगा, बस खत्म, बाकी कुछ नहीं मिल रहा जयराम जी की, ठीक है। अब पॉइंट कहां आता है कि ये सब हो गया। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा वो इसी पर आता है। अगर पार्टनरशिप के फंडामेंटल में से क्वेश्चन आता है तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड से आए। हालांकि गारंटी ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट से भी आ सकता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से भी आ सकता है, पर वहां से इसलिए नहीं आता क्योंकि एडमिशन में भी आप कैपिटल अकाउंट बनाते ही हो, रिटायरमेंट में भी आप बनाते ही हो, तो वो जो क्वेश्चन है वो वहां से एडजस्ट हो जाता है। तो अगर इस चैप्टर से आता है तो इसी चैप्टर में ये पॉइंट जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो 3 नंबर में थोड़ी सी एनालिटिकल थिंकिंग भी लगती है, यहां पर आपको अवेयर भी रहना पड़ता है, माइंड को अलर्ट भी रखना पड़ता है। तो एग्जाम के लिए अगर देखा जाए तो ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट होता है। आप प्री बॉडी रिपोर्ट देंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये आएगा ही आएगा। तो ये हमारे एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हो गई। अब एब्सेंस आ गया, राइट ड्यूटी सब हमने पढ़ ली है। अब बारी क्या है, इंपॉर्टेंस की। अब हम ये भी आप समझ ही गए होंगे वैसे कि इसमें क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस क्या है बताइए, देखने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन ही कर ले। सबसे पहला इंपॉर्टेंस तो क्या है, डिस्प्यूट नहीं होंगे अगर एग्रीमेंट रहेगा तो, ठीक है। और बताइए 2-4 चीजें और बता दीजिए कि अगर डीड रहेगी तो हमें पता होगा कि किसका क्या हिस्सा मिलने वाला है। अगर डीड रहेगी तो कोई भी आपस में झगड़ा नहीं करने वाला है, कोई मुकरने वाला नहीं है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है, बेसिक पॉइंट है। अगर हम नॉर्मल थिंकिंग लगाएं तो भी आ जाता है, पर चलो फिर देख लेते हैं। तो इट रेगुलेट्स राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर, यहां पे वो सब कुछ बता दिया जाता है। देन इट हेल्प्स टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग अमंगस्ट the partners because all the terms and conditions of partnership have been laid down beforehand in the deed। क्योंकि क्या होता है, कई बार मान लो होता है ना कि यार उसने ये बोला था हमने वो समझ लिया, या उसने ऐसा कहा उसने वैसा समझ लिया, तो उसमें क्या होता है या एक आदमी से दूसरे तक, दूसरे आदमी से तीसरे तक बात पहुंची और बात ऐसे ऐसे घूम गई। इनफैक्ट इसका एक रियल एग्जांपल है, हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम में थे, आप यकीन नहीं करेंगे वहां पे जो टीचर थे उन्होंने पहले बंदे से कुछ कहा, सातवें बंदे तक जब वो बात पहुंची पता नहीं बात ही क्या थी, तो पहले बंदे को खड़ा किया, हाँ तो भैया जी हमने आपसे क्या कहा, उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा कहा। 7वें बंदे को खड़ा किया, बात ही एकदम अलग हो गई। तो इसलिए सबसे बेस्ट क्या है, लिख कर करो। तो इसीलिए इससे क्या होता है, अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर आपके पास डीड है तो आपके पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और ये काफी फनी लगा था मुझे, हालांकि मैं तो 50वें नंबर पे था, अच्छा वह मुझ तक बात नहीं पहुंची, वरना मैं पता नहीं कहां से कहां तक क्या बोलता, ठीक है। Now, any disputes amongst the partner may be settled easily as the partnership deed is available। जाहिर सी बात है अगर फिर भी कोई झगड़ा होता है तो क्या कहेंगे, भैया ये देखो ठप्पा देखो, स्टैंप लगा हुआ है, साइन देखो लगा हुआ है, ये देखो ये कहा गया है, अब भी आप मुकर रहे हो तो आपकी गलती है। यानी हमने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि भाई ये देख सारी चीजें हैं, सब कुछ हुआ था तो तुम गलत हो। तो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो भी सॉल्व हो जाता है, किसकी हेल्प से, पार्टनरशिप डीड की हेल्प से। तो ये तो वैसे तो अगर आप देखें तो बेसिक ही पॉइंट्स हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में अगर आपको याद ना भी रहे तो आप अगर पार्टनरशिप डीड याद है तो भी आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हेंस इसीलिए कहा जाता है इट इज ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट।
आपको एक्ट के अंदर इसको रजिस्टर भी कराना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो अगर देखा जाए तो आप ओरली भी कर लेते हैं तो भी चलता है, रिटन कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि उसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। तो अगर मान लीजिए केस स्टडी में वो पूछ लें कि ऐसा ऐसा था, बताइए अगर ऐसा करते तो क्या अच्छा होता, तो आप बोलते जी हाँ अच्छा होता, और फिर आप इंपॉर्टेंस बताएंगे। पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस वहां पर आपको बतानी पड़ेगी। तो यहां पे आके हमारा पार्टनरशिप डीड भी हो गया है खत्म। अब हमारा कारवा चलेगा थोड़ा सा आगे, और क्या देखेगा तो चलिए देखते हैं इस बार हमारे पास क्या है। तो इस बार हमारे पास स्माइली जी आ गई हैं और हमारे पास खड़ूराम जी भी आ गए हैं। अब ये दोनों बैठ के सोच रहे हैं अबे यार अब क्या करें। तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट से कहा एक बात बताओ, हमारे पास पार्टनरशिप भी है लेकिन हमने कंपनी के बारे में पता चल गया है, कंपनी कितनी खतरनाक होती है, वहां तो इतने सारे मेंबर होते हैं, उनकी लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, हमारी इतनी सारी लायबिलिटी लगा दी है, हमें हमारे घर से भी पैसे लाने पड़ेंगे अगर लॉस हो गया, ये तो नहीं चलेगा। तो सरकार ने कहा अरे यार ये फिर आगे तंग करने। अब सरकार ने कहा चलो ठीक है यार तंग कर रहे हैं, इनके लिए भी एक सॉल्यूशन निकाला जाए। पर सरकार ने थोड़ा समय ले लिया इसको निकालने के लिए। तो सरकार क्या सॉल्यूशन लेकर आई तो उसको देखते हैं। तो ये देखिए सॉल्यूशन लेके आई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, यानी उन्होंने कहा कि ओके हम आपके लिए ले आते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये नया कॉन्सेप्ट है, वैसे तो अब तो काफी पुराना हो गया है लेकिन आपने अभी तक शायद इसको नहीं देखा होगा। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपीस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें थोड़ा सा कंपनी का फ्लेवर है, थोड़ा सा पार्टनरशिप का फ्लेवर है, और बन गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यानी कि यहां पर वर्ड क्या है लिमिटेड, इसका मतलब कि लायबिलिटी क्या होने वाली है लिमिटेड होने वाली है। नया पॉइंट है, तो चलिए देखते हैं कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो आइए जनाब कहां रह गए आप। तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी क्या होता है? तो द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इन इंडिया कम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एनैक्टमेंट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। यानी कि 2008 में गवर्नमेंट इसको लेकर आ गई है। लोगों ने बहुत रिसर्च की है, बहुत सोचा समझा है, उसके बाद पहुंचे हैं यहां तक। विच ले डाउन लॉ फॉर फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, यानी यहां पर सारे लॉज रूल्स रेगुलेशन सब कुछ लिखा हुआ है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर लगेंगे। अब अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछ ले तो आप बता सकते हैं डिफरेंस? दो डिफरेंस तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला तो ईयर यानी एक्ट का नाम ही अलग है। दूसरा डिफरेंस क्या है, यहां लिमिटेड है और वो अनलिमिटेड है। दो डिफरेंस तो हमें यूं बन गए, लेकिन कब? जब आप माइंड अलर्ट करके रखेंगे। तो जैसे हमने टॉपिक में पढ़ लिया था ना कि डिफरेंस पढ़ने वाले दो, तो हमारे यही सॉल्व हो गए। फिर डेफिनेशन, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट यानी कि ये इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब जो भी फॉर्म अगर इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड होगी वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ही कहलाएगी। बहुत ही सिंपल है। एक्ट का ईयर याद रखना है आपको 2008 और वो है 1932। ठीक है। फिर नेचर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या क्या है भाई, तो उसको देख लेते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड एंड इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट। ये एक बॉडी कॉर्पोरेट की तरह है, यानी इसके अंदर कंपनीज के भी फीचर्स हैं। इट इज लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स पार्टनर। देखिए अगर आपको याद होगा तो जो पार्टनरशिप है वो अपने पार्टनर से सेपरेट नहीं हो सकती, वरना फिर वो क्या करते अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर भी अलग है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कभी भी अलग नहीं हो सकती। वरना एक पार्टनर कुछ गलती करके कहेगा भाई मैं तो पार्टनर हूँ, फॉर्म तो इसके नाम पर है, वो कहेगा अरे मैं पार्टनर हूँ भाई, फॉर्म इसके नाम पर है। तो हमारे मैनेजमेंट ने क्या कहा, यानी पार्टनरशिप एक्ट ने क्या कहा, भैया जी दोनों ही हो, दोनों ही लायबल हो गए। बट यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर लीगल एंटिटी दी गई है सेपरेट फ्रॉम ऑफ इट्स पार्टनर, यानी कि पार्टनर और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं यहां पर। ठीक है भैया जी, ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन गया। याद रखिएगा बॉडी कॉर्पोरेट भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, ये बॉडी कॉर्पोरेट और वो पार्टनरशिप है। नाउ एलएलपी शैल हैव परपेचुअल सक्सेशन, जाहिर सी बात है कंपनीज के कुछ फ्लेवर आए हैं तो परपेचुअल सक्सेशन भी आए, यानी पार्टनर्स आए जाएं या भगवान जी के पास चले जाएं पर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप चलती रहेगी। ठीक है, यानी वो खत्म नहीं होगी जब तक कि उसका लिक्विडेशन ना हो जाए। एनी चेंजेस इन द पार्टनर्स ऑफ एलएलपी शैल नॉट अफेक्टेड द एग्जिस्टेंस राइट्स लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी। कोई भी चेंज अगर पार्टनर्स में होता है तो उसकी वजह से राइट्स या ड्यूटीज या लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ये भी पॉइंट था उनका। फिर नोट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल नॉट अप्लाई टू एलएलपी। जाहिर सी बात है वो कैसे अप्लाई होगा, इसका अपना ही पूरा एक्ट है, तो उस एक्ट से तो कुछ भी लिया नहीं गया। सारे रूल्स रेगुलेशंस कहां लिखे गए हैं, तो यहां लिखे गए हैं, यहां लिखे गए हैं। ठीक है, तो एलएलपी के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बारे में थोड़ा सा जाना, डिफरेंस भी अब हमने यूं निकाल लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप डिफरेंस अपनी कॉपी में लिख चुके होंगे, नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं, डिफरेंस को जानने वाले हैं। और वो डिफरेंस क्या है, क्या मैं 1-2 मिनट और दे दूं आपके साथ? चलो तो कुछ कुछ चीजें लिख लो, मुझे उम्मीद है कि आप लिख भी रहे होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कहां तक हमारी जानकारी पहुंची। वैसे तो मैंने बता दिया 2 ये रहे, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां ये रहा। 5 पॉइंट तो हमारे को ऐसे ही पता चल गए।
तो चलो अब देख लेते हैं, टाइम भी मैंने आपको दे दिया। तो एप्लीकेबल लॉ, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एप्लीकेबल लॉ। चलो कलर थोड़ा चेंज किया जाए, येलो कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं। तो इरेजर साहब जरा इसको मिटा दें, लीजिए इसको मिटा दिया, येलो पे वापस आ जाएं, आ गए। एप्लीकेबल लॉ सबसे पहला तो यही था, एक्ट का ईयर ही अलग लिखा हुआ है, तो 1932 और 208 आ गया, ठीक है। उसके बाद बारी किसकी है, तो रजिस्ट्रेशन की, तो ये ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप रिटर्न भी करा देते हैं तो फिर तो ये रजिस्टर्ड ही हो जाता है, वरना फिर ये एग्रीमेंट के बेसिस पे ओरली भी चल जाता है। बट इसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास होना चाहिए। इसमें तो सीधा एक्ट लग जाएगा अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट किया तो। यहाँ पर तो ये ऑप्शनल है, पर ये तो भैया जी आपको रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, ठीक है। देन एन एग्रीमेंट और लॉ, तो ये क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे आपने आपस में एग्रीमेंट किया चल जाएगी बात, बट यहाँ ये तो भैया लॉ के द्वारा बनाया गया है। लॉ पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस डिस्क्राइब्ड हैं और आपको तो रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, यहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो यहाँ पार्टनर नहीं बन सकता, यहाँ पे तो ये बन सकता है। यानी कि कोई दूसरी कंपनी पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बन सकती थी, बट एलएलपी में कोई दूसरी कंपनी भी पार्टनर बन सकती है। हमने कहा ओके। सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, ये तो है भैया जी। मैंने कहा ओके, है तो है। फिर परपेचुअल सक्सेशन, ये नहीं है, डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन। अगर एक भी पार्टनर जाता है तो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट्स ही बदल जाते हैं, ठीक है, और अगर एक को छोड़ के सब चले गए तो पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। नाउ इट हैज परपेचुअल सक्सेशन एंड इंडिविजुअल पार्टनर्स में कम एंड गो, सिंगल आदमी आएगा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जाओ भाई जाओ, हम सख्त छोरे हो चुके हैं। नाउ ये वैसे ये खड़ूस जी को ज्यादा पसंद आएगा, है ना। नाउ नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम यहाँ पे 2 हैं, मैक्सिमम यहाँ पे 50 हैं। यहाँ पे भी मिनिमम 2 हैं, बट मैक्सिमम की कोई लिमिट अभी नहीं बताई गई है, ठीक है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यहाँ पे फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम ये नहीं कहते कि ये फर्म के एसेट्स हैं, एक तरीके से ये पार्टनर्स के एसेट हैं। हाँ, पार्टनर में नाम नहीं बांटा जाता जब तक कि वो खुद खरीद ना ले या उनके नाम पर ना हो। बट एलएलपी एज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी कैन ओन एसेट्स, यानी एलएलपी अपने नाम पर एसेट्स खरीद सकती है, ठप्पा मार सकती है, ठीक है। लाइबिलिटी, ये तो सबसे पहला था कि यहाँ पर तो अनलिमिटेड है भैया, घर भी बिक सकता है, पर यहाँ पे लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एलएलपी, यानी जो आप कैपिटल लेकर आए हैं उससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, उनका हिस्से का जो प्रॉफिट अर्न होगा वो भी, मतलब जो भी चीज आपके बिजनेस के अंदर है उसके अलावा आपसे कुछ नहीं चाहिए, यानी घर तो आपका बच जाएगा। तो ये हमारा डिफरेंस था। अब हमने डिफरेंस भी पढ़ लिया, अब बारी किसकी है बताइए। अब हमने पूरी थ्योरी ले ली, सारी चीजें कर ली जो जो आज हमने कहा था। अब बारी है आपके चेकिंग की कि क्या ये क्लास आपने उतने ही इंटरेस्ट के साथ देखी जितने इंटरेस्ट के साथ मैंने पढ़ाई है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और आपको चेक करते हैं, यानी इलस्ट्रेशंस पे चलते हैं। मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि ये अनसॉल्व्ड है। नाउ इलस्ट्रेशन सबसे पहला कह रहा है जय एंड वीरू, अरे कलर चेंज करते हैं, व्हाइट पे वापस आ जाते हैं और इसको इरेज करते हैं। तो लीजिए व्हाइट कलर वापस आ चुका है। नाउ जय एंड वीरू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। वाह, शोले चालू होने वाली लग रहा है। स्टेट वेदर द क्लेम इज वैलिड और इनवैलिड इफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट। साइलेंट का मतलब यही है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या होगा, तो पूछते हैं इन दी फॉलोइंग मैटर। सबसे पहला मैटर है जय इज एन एक्टिव पार्टनर। जय कह रहा भाई मैं बहुत काम करता हूं, ही वॉन्ट्स अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर ईयर, यानी ये तो स्माइली जैसा हो गया, कह रहा मैं बहुत काम करता हूं भाई, मुझे तो सैलरी चाहिए तो चाहिए। हमने कहा भाई चाहिए थी तो एग्रीमेंट में लिखवानी चाहिए थी, एग्रीमेंट कह रहा है साइलेंट, तो इनका क्लेम क्या हो गया, इनवैलिड। इनका क्लेम क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। क्यों, रीजन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिकॉज देयर इज नो एग्रीमेंट, या इन क्वेश्चन इट सजेस्ट दैट पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, therefore in the case of absence of partnership deed we don't provide salary, यानी कि in the absence of partnership deed में no salary या commission will be given to any partner, प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनवैलिड। अब देखते हैं अगला, वीरू हैड एडवांस्ड अ लोन टू द फर्म, वीरू ने लोन को एडवांस किया हुआ है, मतलब लोन दिया हुआ है फर्म को। ही क्लेम्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, वो कह रहा भैया मुझे 10% चाहिए। सोचो मैंने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया है यार, जय तू समझ ही नहीं रहा, ऑर्गेनाइजेशन या फर्म है, तो मैंने फर्म को यार लोन दिया था, जब हमारी जरूरत थी मैंने पैसे लाके दिए थे, अब तेरी बारी है, इंटरेस्ट चुका दे जय, चुका दे। वीरू ने तो कह दिया। जय कह रहा भाई बस बैठ जा बैठ जा, पार्टनरशिप डीड नहीं है, 6% मिलेगा, लेना है ले, नहीं तो चल निकल। तो फिर ये भी क्लेम क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। क्यों इनवैलिड हो गया बताइए, मुझे उम्मीद है कि आप कह रहे होंगे क्योंकि भैया डीड है नहीं, और डीड ना हो
तो रूल्स क्या कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड विल बी ओनली 6% पर एनम। ये वर्ड भी लगाना है साथ में, पर एनम, वरना 6% छोड़ के आ गए और एग्जामिनर ने थोड़ा भी ध्यान दिया तो मार्क्स यहां कट कर सकता है। पर एनम भी लिखना जरूरी होता है। हमने कहा ओके गुड यार, अगर आप लोगों को रीजन पता चल गया। नाउ जय हैज कंट्रीब्यूटेड ₹20,000 एंड वीरू ₹50,000 एज कैपिटल। जय वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। अब जय कह रहा है 20,000 रुपए मैंने लगाए हैं, वीरू कह रहा है मैंने 50,000 लगाए हैं। जय कह रहा है अरे पर मैं एक्टिव पार्टिसिपेट करता हूं, सारे काम तो मैं ही करता हूं, तेरे सारे स्यापे मैं ही सॉल्व करता हूं, नहीं मुझे इक्वल चाहिए। तो फिर एज अ कैपिटल जय वांट्स इक्वल शेयर इन प्रॉफिट। तो बताइए क्या ये सही है? तो वीरू कह रहा है अरे इससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो मैं ही ज्यादा लाया हूं, पैसे मैंने ज्यादा दिए हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। पर क्या यहां जय सही है? बताइए। अब तक मुझे उम्मीद है कि आपने कह दिया होगा कि जी हां जय सही है, और जिन जिन ने कहा वेरी गुड। क्यों सही है? क्योंकि डीड साइलेंट है और साइलेंट होने पर प्रॉफिट यानी पीएसआर इक्वली बढ़ता है। ये हमने सबसे पहले नियम में पढ़ा था। तो यानी कि यहां पर जय का जो वो है क्लेम वो क्या हो गया? वैलिड हो गया, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वली। ठीक है। वीरू वांट्स, अब वीरू फिर से कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रिएटेड एट द रेट क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 6 पर एनम। वो कह रहा है कि भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दे दो। हम कहेंगे अच्छा 6%, हाँ ठीक है दे दिया, दे दिया, हो गया। ये क्या वैलिड है? तो क्या मैं यहां वैलिड लिख दूं? बताइए। अगर आप में से किसी ने कहा कि हाँ 6% सही है तो बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा आपने। एक वर्ड सारा खेल पलटता है। और अगर आपने बोला कि ये इनवैलिड है और जो मैं आंसर अभी रिप्लाई देने वाला हूं उसी के हिसाब से बोला तो अभी से कह दे रहा हूं वेरी गुड। अब यहां खेल कहां हुआ देखिए, यहां पे बोला गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक वर्ड कैपिटल, पर कैपिटल तो मिलता ही नहीं है, लोन पर मिलता है। अगर आप बड़ी जल्दबाजी में होंगे तो सावधानी हटेगी, दुर्घटना घटेगी। आपने सिर्फ 6% देखा और सोच लिया कि अरे 6%, हाँ लोन का 6% है, दे दो, वैलिड है। तो यहां पर क्या हो जाएंगे आप? गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे लोन की नहीं कैपिटल बोला गया है। अगर लोन बोला जाता तो वैलिड होता। तो वीरू यहां पर क्या हो गए हैं? गलत हो गए हैं, यानी कि उनका क्लेम है यहां पर इनवैलिड। देखा, एक वर्ड पूरे आपसे 2 नंबर छीन सकता है, एक शब्द, इसीलिए आपको यहां पर ध्यान देना। और जिन जिन ने सही आंसर दिया वेरी वेरी गुड। ठीक है, आप अलर्ट माइंड के साथ हैं और पावर ऑफ अलर्टनेस को समझते हैं, ये बात जानकर मुझे अच्छा लगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब लोग जेन्युइनली ही कहेंगे, जिन्होंने गलत किया वो मानेंगे, क्योंकि गलती मानने के बाद ही इंसान सुधरता है, और जिन्होंने सही किया उनको तो वेल डन बोल ही चुका हूं मैं। तो क्या यहीं पे छोड़ दिया जाए? बताइए। मैं सोचता हूं नहीं यार, 2-4 क्वेश्चन और किए जाए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है कि ये ट्रू या फॉल्स है कि नहीं। मैं तो आपको रीजन भी समझाऊंगा, पर आप बताते जाइएगा। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना चालू कीजिए। वैलिड पार्टनरशिप कैन बी फॉर्मुलेटेड इवन विदाउट अ रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन दी पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स के बीच में रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? बताइए। अगर आपका आंसर है हां तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है, क्योंकि वैलिड पार्टनरशिप कैन इवन विदाउट रिटर्न एग्रीमेंट, क्योंकि भैया जी ओरल भी चल जाता है। हम सिर्फ ये सजेशन देते हैं कि आपको रिटर्न बनाना चाहिए, क्योंकि उससे डिस्प्यूट नहीं होते हैं, उससे रूल्स, उससे राइट्स, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं। ठीक है, लेकिन चल तो जाएगा। यानी कि ये चीज तो क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। जिन जिन ने आंसर दिया वेरी गुड, जिन जिन ने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, देखिए आप कहां पर कंफ्यूज हो गए या किस चीज को आपने ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वैसे मैं मानूंगा कि सबने सही किया होगा। नाउ ईच पार्टनर कैरिंग ऑन द बिजनेस इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट फॉर द अदर पार्टनर्स। जो भी पार्टनर बिजनेस के अंदर है, या तो वो प्रिंसिपल है या तो वो एजेंट है अदर पार्टनर्स के लिए। क्या ये बात सही है? आपका आंसर चाहिए हाँ भैया सही है। और जिनने भी बोला वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ना म्यूचुअल एजेंसी में, म्यूचुअल एग्रीमेंट के अंदर, क्या कि भैया एक प्रिंसिपल रहेगा तो बाकी एजेंट रहेंगे, और अगर मान लो वो इस साइड आएगा तो अगला प्रिंसिपल रहेगा। यानी प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप इनके बीच में होना चाहिए। और ये वही कह रहा है तो इसको बोल देंगे हम ट्रू है भैया जी, ट्रू है, सही पकड़े हैं। देन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। क्या ये ट्रू है? मुझे उम्मीद है यहां तो सब के सब कह रहे होंगे हाँ हाँ हाँ, और मैं लिख देता हूं ट्रू, क्योंकि ये तो नियम में कहा गया है। जो 100 का बोला गया है उसमें अदर पॉइंट्स हैं जो कि आपके अभी उसको उसमें ऐसा कुछ है नहीं, मतलब उसमें उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जो मैक्सिमम है नॉर्मल कोर्स के ऊपर ही आता है सवाल, तो नॉर्मल कोर्स में तो 50 है। पूरा एक्ट पढ़ेंगे तो आपको उसमें भी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी
ट्रू है, क्या बात है, सारे के सारे ट्रू हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 3 ही नहीं है, 3 और हैं। तो देखिए चौथा पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। क्या ये सही है कि सेटलमेंट, जो हमें सेटलमेंट करना है पार्टनरशिप डीड का, वो अगर मान लीजिए इसमें नहीं है पॉइंट, तो क्या ये इसका पार्ट नहीं होता है? बताइए। हमने कंटेंट्स पढ़े थे, उसमें एक जगह पढ़ा था सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, शायद 19वां या 18वां पॉइंट था वो। तो इसका मतलब कि भैया वो पॉइंट होता है, यानी कि ये लाइन जो लिखी गई है गलत लिखी गई है। मेथड्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड। जी नहीं, वो पार्ट होता है पार्टनरशिप डीड का, 20 पॉइंट के अंदर आता है, तो इसको हम बोलेंगे फॉल्स। ठीक है भैया, ये तो लाइन गलत लिख दी गई, पहला फॉल्स तो हमें मिल गया है। फिर इफ द डीड इज साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वुड बी चार्ज ऑन द ड्रॉइंग्स मेड बाय द पार्टनर। तो क्या फर्म 6% चार्ज ले लेगी? 6% कहा गया है, बताइए। हालांकि अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सब जाग गए होंगे क्योंकि यहां पे 6% पे ध्यान नहीं देना, यहां पे ध्यान देना है चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स, इस पे ध्यान देना है। और ड्रॉइंग्स तो यहां पे इंटरेस्ट मिलता ही नहीं, ड्रॉइंग के ऊपर मिलता है लोन के ऊपर, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। और जिन जिन लोगों ने सही आंसर दिया है बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं दिया है गलत बात है, आपको थ्योरी पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी गिवन, जो पार्टनर का लोन है उस पे इंटरेस्ट मिलेगा, कितने परसेंट मिलेगा? 12% पर एनम। इफ द डीड इज साइलेंट अबाउट दी, अगर डीड साइलेंट है किसके बारे में? डीड इज साइलेंट अबाउट दी रेट। अगर डीड में रेट नहीं बोला गया तो आप 12% बांट देंगे क्या? अब यहां पॉइंट देखिए, लोन लिखा हुआ है, हाँ भैया लोन पे तो इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन कितने परसेंट मिलता है? अभी हमने ऊपर भी समझा, यहां पे भी समझा, अब तो आसान हो गया होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस पे 100% लोगों ने कहा होगा भैया जी ये फॉल्स है, क्योंकि यहां पे मिलना चाहिए था 6% पर एनम, तो इसको भी लिख दो फॉल्स। मैंने कहा ओके फॉल्स। गलत। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारे आंसर्स आपने मुझसे पहले दे दिए होंगे और रीजन भी समझ लिए होंगे, पर यहां पे हमारा कारवां नहीं खत्म हो रहा है। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन है और ये है फुटबॉल लवर्स के लिए। मुझे फुटबॉल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा कि पहली क्लास है, फुटबॉल तो वहां होना ही चाहिए। तो देखिए, मेसी, नेमार एंड एम्बापे एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2022 को, ये आ गए विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इन एडिशन टू द कैपिटल मेसी हैज एडवांस्ड अ लोन, मेसी जी ने एक लोन भी दिया है, कितने का? 1 लाख का। सिंस दे हैड नो एग्रीमेंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया भैया जी? नो एग्रीमेंट, यानी कि यहां पे डीड है नहीं। अब डीड है नहीं तो क्या होगा? तो ये तो आपको अब याद होना चाहिए। दे फेस द फॉलोइंग इश्यू ड्यूरिंग द एंड ऑफ द ईयर। अब इनको कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। अब प्रॉब्लम्स तो आनी ही थी क्योंकि डीड इन्होंने बनाई नहीं है। झगड़ा होता है, कहा था कि भैया डीड बना लो, बहुत जरूरी है, उससे डिस्प्यूट सॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ लोग होते हैं नहीं मानते, अड़ियल, तो नहीं माना। अब प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन हमें देना पड़ेगा। किस सेंस में देना पड़ेगा? प्रोविजंस रिलेटेड टू इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसको याद करते हुए इसका आंसर देना है। तो देखिए, एम्बापे वांटेड टू गेट 50% शेयर ऑफ प्रॉफिट, बट अब एम्बापे कह रहा मैं यंग छोरा हूं, पीएचजी जो है मुझ पर डिपेंडेंट है, मुझे कम से कम 50% हिस्सा मिलना चाहिए, मुझे तो दे दो बस। बट नेमार एंड मेसी डिड नॉट एग्री। तो बताइए क्या वो सही है? क्या इनका पॉइंट सही है? एम्बापे का सही है, क्योंकि भैया जी वो यंग बंदा है, वो खूब अच्छा खेल रहा है, खूब सारे गोल मार रहा है, तो क्या उसको 50% शेयर देते हैं? नहीं। अगर आपका आंसर ये है तो बिल्कुल सही, यानी कि यहां पर जो ये है फॉलोइंग, यहां पे क्या लिखेंगे हम? इसको फॉल्स लिख दे रहा हूं मैं अभी के लिए, ठीक है। इनका जो क्लेम है ये फॉल्स है, यानी कि वो क्लेम इनको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी शेयर्ड इक्वली, ये कहा गया है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। मेसी वांटेड दैट इंटरेस्ट ऑन लोन बी पेड टू हिम एट द रेट 6% पर एनम। मेसी जी कह रहे हैं भैया जी मुझे बस 6% पर एनम दे दो, मेरी एज हो गई है, मैं तो बस आपको असिस्ट करने आया हूं, मुझे कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मुझे बस 6% पकड़ा दो और मैं अपने घर जाऊं। बट एम्बापे एंड नेमार वांटेड टू पे 5% पर एनम। वो कह रहा है यार भाई सारी मेहनत हमारी है, यंग जनरेशन हम है, दौड़ दौड़ के हम गोल मारते हैं, तुम तो सिर्फ असिस्ट करते हो, 6 कैसे देते हैं? हम तो तुम्हें 5 देंगे भाई, 5 से ज्यादा नहीं दे रहे। अब बताओ कौन सही है कौन गलत है? सबसे पहले हमें किस पे ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये इंटरेस्ट लग किस पर रहा है, पहली चीज तो ये ध्यान देनी है। तो भैया ये लोन पे लग रहा है, ओके याद आ गया, हाँ हाँ लोन पे कुछ तो इंटरेस्ट मिलता है,
कितने परसेंट मिलता है वो भी याद कर लीजिए। तो क्या वो 6% होता है? अगर आपका आंसर है हाँ तो वेरी गुड, बिल्कुल सही। यानी कि यहां मेसी जी का क्लेम सही है, उनको 6% मिलना चाहिए। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो कितना असिस्ट करते हैं, फर्क इस बात से नहीं पड़ता उनकी एज क्या है, फर्क इस बात से पड़ता है कि यहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं है, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो हमसे कहा गया है कि 6% इंटरेस्ट ऑन लोन मिलना चाहिए, तो वो मिलेगा। यानी कि यहां पे एम्बापे एंड नेमार गलत हैं। ठीक है, तो यहां पे क्या बोलूंगा मैं, मेसी जी का क्लेम ट्रू हो गया। लीजिए, ठीक है। अब अगर आप में से किसी ने सारे आंसर सही किए हैं तो वेरी वेरी गुड, और जिन्होंने गलती की है उसको जानिए, समझिए, फिर से क्लास को देखिए, थ्योरी को समझिए, क्योंकि पावर ऑफ थ्योरी बहुत जरूरी है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में, वहां पे हम अकाउंट बनाना सीखेंगे। मैं पार्ट्स में इसीलिए लेके आऊं कि जितना ज्यादा हम कवर कर सके उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मेरी पहली क्लास थी, मैं काफी एक्साइटेड था, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसको ध्यान से पढ़ा होगा। पेन कॉपी हमेशा रखिए जब भी आप मेरी क्लास देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा, भले ही आप मेरे पास सामने नहीं है, कैमरे के पीछे हैं, पर हम कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यार ये चैप्टर तो मैं भी बना सकता था, इसके रूल्स तो मैं भी बना सकता था, मैंने जो सोचा वो कुछ तो सही सोचा और वहां तक मैं पहुंच पाया। और जब आप उसके आसपास भी पहुंचते हैं ना तो यहां बहुत खुशी मिलती है। ठीक है, तो चलिए यहां पर आकर होती है हमारी क्लास खत्म, जहां पर हमने इलस्ट्रेशन भी किया, थोड़ी सी पावर ऑफ थ्योरी भी ली है, थोड़ी सी पार्ट 2 में लेंगे। ठीक है, फिर लास्ट में जो मैं कहता हूं, क्या कहता हूं, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ PW, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, हैव स्माइल्स, स्प्रेड स्माइल्स, और कैसे, ऐसे।